सर अमीन, क्या मैं स्टार्ट करूँ या अभी 2-3 मिनट और वेट करना है? स्टार्ट कर दें। स्टार्ट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। तो हाँ, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। और आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। पहले मैं थोड़ा सा अपना इंटरफेस सेटअप कर लूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक लूप खोल लेते हैं अब तक स्क्रीन पे। और आप लोगों का मैं चैट सेक्शन भी ओपन कर देता हूँ साइड में। ठीक है। तो अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप में से कितने लोग जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे चलती है और कैसे काम करती है। हम ये सेशन इंटरेक्टिव कर सकते हैं, अगर आप बोलना चाहें तो माइक ओपन करके बोल सकते हैं। क्योंकि मुझे आप लोगों से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम चीज़ों को उस हिसाब से हैंडल करेंगे आगे। क्या आप लोगों को मेरी मेरे आवाज़ आ ख्याल रही है? मेरा ख्याल जी जी आ रही है। मेरे ख्याल सब इवेंट लूप वगैरह की बात कर रहे हैं ना। जी जी, मैं बात कर रहा हूँ इवेंट लूप की। इवेंट लूप पे हम थोड़ी डिटेल में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है और जावास्क्रिप्ट है क्या। अ, जी हमजा, योर माइक इज़ ओपन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में मैं अगर अपने आप को रेट करूं और देखूं कि जावास्क्रिप्ट का इंजन किस तरीके से काम करता है, तो अगर इन आसान लफ्ज़ों में बोलूं तो सिंक्रोनसली काम करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है उसका कोड। अगर मैं जावास्क्रिप्ट में बात करूं, ये सिंक्रोनस वे तो एक डिफरेंट वो है जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है इवेंट लूप की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं तो 10 आउट ऑफ 7 मुझे पता है जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है। ऑसम। ऑसम। और कोई बताना चाहेगा? सॉरी, आपका सवाल क्या था? मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया। मेरा सवाल ये था कि आप बता सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है बिहाइंड द सीन। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली सिंगल थ्रेडेड है, तो वो सिंगल थ्रेड के ऊपर काम करती है। ठीक है। आ, उससे फिर एक सवाल ये निकलता है कि बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है? सिंक्रोनस है ये बेसिकली। जी, बाय हम्म। डिफॉल्ट सिंक्रोनस है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है कि सिंगल थ्रेड क्या होता है, तो हम बहुत डिटेल्ड में नहीं जाएंगे। आप लोग जब भी सीपीयू खरीदते हैं या सिस्टम खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर कोर्स होते हैं। ठीक है। उन कोर्स के ऊपर थ्रेड्स होते हैं, एक कोर में यूजली 2 थ्रेड होते हैं। तो उस थ्रेड के ऊपर बेसिकली क्या हो रहा होता है, सिस्टम कंप्यूटिंग कर रहा होता है। तो होता ये है कि उस थ्रेड के ऊपर जो चीज़ें काम कर रही होती हैं, तो वी कॉल इट कितने थ्रेड पे कोई भी एप्लीकेशन चल रही है। तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है बाय डिफॉल्ट सिंगल थ्रेडेड है। और सिंगल थ्रेडेड का मतलब ही यही है कि वो एक थ्रेड पे, किसी प्रोसेसर के थ्रेड पे जो है उस वक्त वो काम कर रही होती है और चल रही होती है बाय डिफॉल्ट। अब जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर है और लाइन बाय लाइन चलती है। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर और लाइन बाय लाइन चल रही होती है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम कहते हैं कि भाई अगर हमें कुछ ऐसा काम करवाना है समथिंग के जैसे हम एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेते हैं। और रेस्टोरेंट की एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आप एज्यूम करें कि आपके पास एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में आप गए और उस रेस्टोरेंट में आप जाके बैठे, तो आपके पास वेटर ऑर्डर लेने के लिए आया है कि आप, वेटर ने आपसे पूछा कि सर क्या लेंगे, आपने बोला सर बिरयानी। अब वो वेटर किचन में गया और किचन में जाने के बाद जो है उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे बिरयानी चाहिए, बट बिरयानी के बनने में 10 मिनट बाकी थे। तो क्या होगा कि वेटर 10 मिनट वहाँ पे वेट करेगा। उस 10 मिनट के अंदर वो वेटर जो है वो ब्लॉक हो गया। तो जब वेटर 10 मिनट के अंदर ब्लॉक हो गया तो वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। सो इट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कि आप लाइन बाय लाइन किसी भी काम को कर रहे होते हैं और एक काम के पीछे दूसरा काम रुक रहा होता है। और ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, लेट्स सपोज कि इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अब वेटर बिरयानी लेने के लिए इस वक्त गया और बिरयानी रेडी नहीं थी। तो वेटर ने ये बात किचन में रजिस्टर करवा दी कि हमें बिरयानी चाहिए और जब रेडी हो तो काइंडली आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वो वेटर जो है वापस हॉल में आ गया और दूसरे ऑर्डर्स लेना शुरू हो गया, अपना काम करना शुरू हो गया। व्हेन द बिरयानी इज रेडी, तो वेटर दोबारा किचन में गया, बिरयानी ला के उसने आपको सर्व कर दी। दिस इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग।
बाय डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट काम कर रही होती है वो सिंक्रोनसली काम कर रही होती है और ए सिंगल थ्रेडेड पे मेंटेन हो रही होती है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और डिटेल में आ जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे चल रही होती है। यूजुअली आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट आपके पास ब्राउज़र में चलती है। ये जो मेरे पास ब्राउज़र इस वक्त मौजूद है, ये मैंने इस वक्त क्रोम ओपन किया हुआ है, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो ये एक ब्राउज़र है ये, जिस पर जावास्क्रिप्ट इस वक्त चल रही है। लेकिन इसके पीछे है क्या, किसी को पता है? यस, इसके पीछे हमारे पास V8 इंजन है। और V8 इंजन बेसिकली क्या है कि ये सी प्लस प्लस पे लिखा हुआ एक इंजन है जो गूगल इंजीनियर्स ने लिखा है। और वो इसलिए लिखा है कि जावास्क्रिप्ट को जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकें और चला सकें। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि जावास्क्रिप्ट जो है या टाइप स्क्रिप्ट जो है वो आप ब्राउज़र से बाहर भी चला सकें? नोड जेएस के थ्रू चला सकते हैं हम बाहर। हाँ। तो वो क्या कहलाता है जब हम नोड.जेएस के थ्रू जावास्क्रिप्ट को चलाते हैं या टाइप स्क्रिप्ट चलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रन टाइम रन तो एनवायरनमेंट है टाइम। वो। यस, रन टाइम इन्वायरमेंट। वो रन टाइम इन्वायरमेंट होता है कि जावास्क्रिप्ट जब चल रही होती है उसका अगर इन्वायरमेंट आउटसाइड द ब्राउजर हम क्रिएट कर देते हैं। और वो भी हम किसकी मदद से कर रहे होते हैं? वो भी हम वी एस कोड कह रहा हूँ, हम अपना जो V8 इंजन है उसकी मदद से कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ब्राउजर से बाहर उस इंजन को निकाल के ले आते हैं और चला रहे होते हैं, तो हमारे पास वो चीज़ें काम कर रही होती हैं। यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मुझे एक और चीज़ बताएं कि आप लोगों को कॉलबैक हेल का कितना आइडिया है? और कॉलबैक हेल के साथ फिर हम बात करेंगे कि प्रोमिसेस और प्रोमिसेस के बाद एसिंग अवेट। पूरा पूरा। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? मतलब कॉल बैक में बेसिकली ये होता है कि आपने एक इवेंट ट्रिगर हुआ, आपने उसको कॉल बैक दे दिया। अब कॉल बैक तब चलेगा जब आपकी कोई सर्टेन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होंगी। फिर उसके बाद उसने आपका कॉल बैक चला दिया। कॉल बैक हेल में क्या होता है, फिर वो कॉल बैक डिपेंड करता है एक और कॉल बैक के ऊपर। फिर हम्म। उसी तरीके से वो कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा तो वो डिपेंड कर रहा है एक और कॉल बैक पे। तो इस तरीके से हेल इसलिए बन जाती है कि कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, फिर उसके अंदर एक और कॉल बैक। तो वो फिर एक अजीब ही सीक्वेंस बन जाता है ना, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है कॉल बैक को। हम्म। मैं दिखाता हूँ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन की, कॉलबैक हेल कैसा होता है। वो जो बेचारे पुराने जावास्क्रिप्ट के इंजीनियर से वो काम करते थे उनका ये हाल था। दिस इज द इसको कॉलबैक कॉलबैक हेल। पिरामिड भी कहते हैं ना। यस, यू कैन से। ये समझ लें। आपको मेरी स्क्रीन सही नज़र आ रही है? मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को चैट बॉक्स जी। और पार्टिसिपेंट लिस्ट तो नज़र नहीं आ रही? नहीं। नहीं नहीं। चलें, दैट्स फाइन। तो होता क्या है बेसिकली, ये एक कॉलबैक हेल है। आप मेरे राइट साइड पर अगर आप देख रहे होंगे, कॉलबैक हेल में ये होता है कि एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर में आप दूसरा फंक्शन पास करते हैं, फिर दूसरे फंक्शन के पैरामीटर में तीसरा फंक्शन पास करते हैं। वो क्यों? अभी इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा इस तरीके से होता है। ये था कॉलबैक हेल। अब आप देखें इसको पढ़ना कितना मुश्किल काम है, पढ़ने के साथ साथ इसको कोड मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है। मुझे तो हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है कि एक ब्रैकेट भी मैं मिस कर देता हूँ तो मैं ढूंढता रहता हूँ कि मैंने ब्रैकेट कहाँ लगाना है। और वो भी छोड़ दें तो इसके अलावा कौन सा इसका सीक्वेंस क्या है, तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है अक्सर। तो पहले प्रोग्रामिंग इस तरीके से मैनेज होती थी, बिफोर प्रोमिसेस। ये एस 2020 ई एस 6 की बात कर लें, ES 2015 की बात कर लें, तो उससे पहले इस तरीके से प्रोग्रामिंग हमारी जावास्क्रिप्ट में चलती थी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो सेकंड चीज़ आई थी वो आए थे प्रोमिसेस। और प्रोमिसेस का जो एडवांस वर्जन है फिर हमारे पास आया एसिंग अवेट। सो क्या आप सब लोग इन तमाम चीज़ों से फेमिलियर हैं? अगर कोई नहीं है तो जी। हैंड रेस कर दें, कोई बात नहीं है ऐसी। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सही। सारी चीजें। सारी चीज़ें भाई, अच्छी बात है। तो एक फोल्डर बना लेते हैं, एक छोटा सा एक फोल्डर बना लेते हैं, एसिंग जावास्क्रिप्ट। और थोड़ी सी इसमें कोडिंग स्टार्ट करते हैं अब, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लेता हूँ क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट पे कोड लिखूँगा। TSC, फिर तो मुझे एडवांस टाइपस्क्रिप्ट चाहिए होगी। और एडवांस टाइपस्क्रिप्ट के लिए मैं करता हूँ ES 22 T2। और हाँ भाई, इसको थोड़ा अगर जूम इन कर लें तो। मैं कर देता हूँ, बिल्कुल कर देता हूँ। अब ठीक है, जी। चाहे दैट्स फाइन। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन है,
ग्रीटिंग। ठीक है। एक फंक्शन मैंने बनाया ग्रीटिंग के नाम से। टाइप्स वगैरह तो डिफाइन नहीं करूँ ना गाइस। मैं बेसिकली कोर जो फोकस करना चाह रहा हूँ उस वक्त, वो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ जो फंक्शनलिटी होती है, किस तरीके से सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काम कर रहा होता है। यस सर। ठीक है। तो ग्रीटिंग का एक फंक्शन है और कंसोल डॉट लॉग है। हेलो। टाइपो। हेलो गाइस। ठीक है। फिर उसी के नीचे मैं कंसोल लॉग लगा देता हूँ। ठीक है। हाउ आर यू। सी एल एस क्लियर टी एस सी नोड इंडेक्स डॉट जे एस। तो ये सिंपली क्या काम करेगा, मैं इसको कॉल भी कर लेता हूँ उस फंक्शन को, ग्रीटिंग को। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास कि जब मैं फंक्शन को ग्रीटिंग को कॉल करूँगा, तो ये फंक्शन मेरे पास कॉल होगा ग्रीटिंग का। ग्रीटिंग के अंदर कंसोल लॉग हेलो गाइस लिखा हुआ आएगा, उसके बाद कंसोल लॉग हाउ आर यू वो प्रिंट हो जाएगा। सेकंड दीजिएगा मुझे आप। ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, कंपाइल कर लेता हूँ मैं इसको दोबारा। ठीक है। हेलो गाइस हाउ आर यू। दैट्स फाइन। तो ये अभी हमारे पास कौन सा बिहेवियर था, हमारे पास ये सिंक्रोनस बिहेवियर था। लाइन बाय लाइन कोड चल रहा था और एग्जीक्यूट हो रहा था। बट फॉर सम रीजंस अगर मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा देता हूँ। सेट टाइम आउट, अच्छा पहले तो मुझे बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों को सेट टाइम आउट का आइडिया है। सभी ने मुझे यूज़ किया होगा। हैगा। ओके। थैंक यू उस्फान। और ये बताएं कि सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट कोड का हिस्सा है। नहीं, वेब ये एपीआई। ब्राउजर का है, वेब एपीआई है। अब ये वेब एपीआई क्या होती है। अब देखें जितने भी हमारे पास ब्राउजर्स होते हैं जो हम जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर कुछ फंक्शनलिटीज़ पहले से ऐड की जाती हैं। हम उनको वेब एपीआईज कहते हैं यूजली। हमारे पास बहुत सारी वेब एपीआईज होती हैं, जो एडुकेशन की होती है, हमारे पास सेट टाइम आउट होता है। सेट टाइम आउट के अलावा हमारे पास फैच होता है, जो हम फैच यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एपीआई कॉल के लिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से आती हैं, वेब एपीआई से उठकर आ रही होती हैं। हम ब्राउजर से बोरो कर रहे होते हैं। सेट टाइम आउट इटसेल्फ, सेट इंटरवल इटसेल्फ जावास्क्रिप्ट को कोड का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन ये रन टाइम पे इनकॉर्पोरेट होते हैं जब आपकी जावास्क्रिप्ट चल रही होती है। तो अगर मैं सेट टाइम आउट यहाँ पे लगा देता हूँ एक, और सेट टाइम आउट को मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। आ, इसको लिख देता हूँ दिस इज सेट टाइम आउट। ठीक है। और मैं इसका टाइम दे देता हूँ 2 सेकंड। तो आप क्या समझते हैं कि अब आउटपुट क्या आएगा, जब तक कंपाइल कर लेता हूँ उसको। हेलो गाइस हाउ आर यू, और उसके बाद फिर आएगा दिस इज अ टाइम आउट। सही है। वेरी फाइन। और कोई बताना चाहेगा इस फान के अलावा। सेम ही आउटपुट है, लाइक जो आसमान ने बताया, क्योंकि वो कॉल स्टैक में चला जाएगा। सही है। ये थोड़ा डिले होगा इसमें, मतलब ये 2 सेकंड का। हाँ। तो हुआ क्या यहाँ पे कि टास्क हमारे क्यू पास में जिस, जाएगा। बिल्कुल टास्क क्यू में जाएगा, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे टास्क क्यू क्या होता है और कैसे काम करेगा। लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि आ, ये जो हेलो हाउ आर यू जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये मैं चाहता हूँ फॉर सम रीजंस ये इसके बाद चले, सेट टाइम आउट के बाद। तो मैं कैसे चला सकता हूँ उसको। कॉल अभी बैक। तो ये, हाँ कॉल बैक के थ्रू चलाएंगे। अभी क्या है, मेरे पास प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी है और प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है कि मैं इसको, क्या हो रहा है कि ये एसिंक्रोनसली काम कर रहा है मेरे पास। अब यहाँ पे आप एसिंक्रोनस समझ लें कि स्टार्ट हो चुका है। कैसे हो रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, हम ये थोड़ी भी देर में देखेंगे। क्यों कह के, जैसे हमने एक फंक्शन कॉल किया हेलो गाइस प्रिंट हुआ आपके पास, हाउ यू प्रिंट हुआ आपके पास, फिर उसके बाद दिस इज सेट टाइम आउट प्रिंट हुआ, और वो 2 सेकंड बाद प्रिंट हुआ, हमने 2000 मिली सेकंड दिए थे यहाँ पे। बट द पॉइंट इज के मुझे ये जो कंसोल लॉग है इसको चलाना है दिस इज सेट टाइम आउट के बाद, या उसके बाद या उससे पहले। तो उसके लिए मेरे पास पहले क्या ऑप्शंस होते थे प्रोग्रामिंग के अंदर। हमारे पास होते थे कॉल बैक, जो इस फहान ने मेरे ख्याल से भी बताया। अब कॉल बैक को किस तरीके से पास करते हैं, कॉल बैक क्या है। कॉल बैक बेसिकली आप किसी फंक्शन को पैरामीटर देते हैं और वो बाद में उसको हम कॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक। सिंपल। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है। और हम लिख देते हैं
अनदर फंक्शन, मैं बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेता हूँ। बॉडी ओपन कर लेते हैं इसकी, कंसोल लॉग। ठीक है, कॉल हाउ आर बैक यू। फंक्शन। ठीक है, चले इसको कॉल बैक फंक्शन कर देते हैं। चले ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, यूजली जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो होती है, या तो वो यूजली सीबी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, या वो यहाँ पे कॉल बैक लिखते हैं। सी आप भी कोई भी ज्यादा नाम दे होता है। सकते हैं। यस, सीबी सबसे ज़्यादा होता है, तो हम शॉर्ट में सीबी लिख लेंगे। हम इस फंक्शन को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और हम इसके इसमें इसको पास कर देते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, अभी मैं कर देता हूँ उसको सही। ये सीबी हो गया, कॉल बैक फंक्शन, और ये मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर, सीबी। अभी हम इसको सही करते हैं, उसने एरर देना शुरू कर दिया। वो आर्ग्यूमेंट चलें, पर हो रहा है। आर्गुमेंट अभी पास कर देते हैं, कॉल बैक फंक्शन। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, बिहाइंड द सीन अगर आप देखें तो हमने ग्रीटिंग के अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया है। और इस ये पैरामीटर है सीबी, और ये आर्गुमेंट हो गया उसका रन टाइम पे। हमने एक फंक्शन पास कर दिया है, कॉल बैक फंक्शन। आप इस फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जी भी दे सकते हैं, डेट इज फाइन है। हम समझाने के लिए हमने यहाँ पे नाम कॉल बैक फंक्शन रखा है। और ये जो क्या काम कर रहा है कि ये वाला जो आर्गुमेंट है ये सीबी रिसीव कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि हम क्या करेंगे, हम सीबी को यहाँ पे कॉल करेंगे। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल करेंगे या यहाँ पे कॉल करेंगे। लाइन नंबर 5 पे फिर भी बेहतर है। सीपी टाइप है, हैज इम्प्लिसिटली टाइप एनी। ठीक है, आपने टीएस कॉन्फ़िग लगाई भी है ना, इसलिए वो एरर दे रहा है। या तो टीएस कॉन्फ़िग हटा दें या तो उसको एनी कर दें। एनी कर देते कॉलन। हैं फिलहाल, वरना मुझे इसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस वक्त अगर आप देखें इस कोड को, तो आप क्या समझते हैं गाइस कि क्या प्रिंट होगा पहले। सबसे पहले हेलो गाइस। हेलो गाइस के बाद आपका दिस इज सेट टाइम आउट, और फिर कॉल होगा आपका हाउ आर यू। ठीक है, चला के देखते हैं क्या ये काम करता है इस तरीके से, नहीं करता। हमें बस हेलो गाइस प्रिंट हुआ, दिस इज सेट टाइम आउट आउट हाउ आर यू। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि ये वाला जो कोड था हमारे पास, ये बाहर था, बट हमने इस कोड को ब्लॉक कर दिया। तब तक के लिए, ब्लॉक भी नहीं किया, हम ये कह सकते हैं हमने वेट करवाया उस वक्त तक के लिए जब तक हम नहीं चाहते थे कि सेट टाइम आउट डिसॉल्व ना हो। दिस इज कॉल बैक वर्क्स। अब होता क्या था कि पहले ज़माने में कि अब यहाँ पे कॉल बैक है ना, इसके अंदर भी एक पैरामीटर पास हो जाएगा, और इस फंक्शन के अंदर भी एक पैरामीटर रिसीव हो रहा होगा यहाँ पे, सीबी, और वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल हो रहा होगा। तो इस तरीके से कॉल बैक हेल्प बनता था कंप्लीट। इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। आप देखेंगे हम थ्री लेवल पे पहुंचे हैं, थर्ड लेवल है इसका। यहीं से थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ऐड आना शुरू हुई है कोड में रीडेबिलिटी के हवाले से। तो ये प्रॉब्लम आप इस तरीके से आप रिजॉल्व करते थे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा होता, यहाँ पे अगर सेट टाइम आउट लगा होता, और सेट टाइम आउट का हमने यहाँ पे टाइम जीरो दिया होता, ठीक है, दिस इज, आप क्या समझते हैं कि आउटपुट आ सकती थी यहाँ पे। कोई बताना चाहेगा आप क्या आउटपुट आएगी यहाँ पे। अच्छा भाई, हेलो गाइस के पास आपका आएगा दिस इज सेट टाइम आउट, और फिर आएगा दिस इज सी बी सेट टाइम आउट, ऐसे ही आएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल इरफान ने सही जवाब दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब अगर आप गौर से देखें तो हुआ ये कि ये वाला जो सेट टाइम आउट है इसका टाइम जीरो है। ठीक है, हमने इसको वेट नहीं करवाया, जिसमें हमने लिखा हुआ दिस इज सी बी सेट टाइम आउट। और ये वाला जो सेट टाइम आउट है, ये इस वक्त जो है दिस इज सेट टाइम आउट है, इसका टाइम 2 सेकंड है। तो हुआ क्या, कॉलबैक से हमें फायदा ये हुआ कि जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ये वाला फंक्शन नहीं चलेगा। जब ये एग्जीक्यूट हुआ 2 सेकंड बाद ये फंक्शन चला, फिर उसने एज फंक्शन चला दिया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि एक काम के पीछे अगर कोई दूसरा काम करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और काम भी कर सकते हैं हम। कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए। तो अब क्या समझते हैं कि आउटपुट आएगा, सबसे पहले ये आएगा,
हेलो वर्ल्ड। यस सर। फिर उसके बाद हमारे पास जाएगा सेट टाइम आउट, फिर उसके बाद जाएगा हमारे पास हेलो गाइस। ऐसे होगा, या हमारे पास पहले आएगा हेलो गाइस और फिर हमारे पास ये फंक्शन चलेगा, क्या होगा? सर हेलो वर्ल्ड चलेगा और बाकी उसी पैटर्न से चलेगा जो चल रहा था। सही है, सबसे पहले हेलो गाइस प्रिंट नहीं होगा? सबसे पहले हेलो गाइस होगा, उसके बाद फंक्शन आपका ऐसे कहते हैं हेलो वर्ल्ड चलेगा, फिर आपका दिस इज सेट टाइम आउट आएगा, फिर दिस इज अ सीबी सेट टाइम आउट आएगा। चलें सबसे चला पहले के आपका देख। फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना, फंक्शन एग्जीक्यूट हाँ पहले हो रहा है। हाँ, बिल्कुल फंक्शन एग्जीक्यूट पहले हो रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये क्लास तो नहीं कह सकते, एक डिस्कशन है तमाम ट्रेनर्स के दरमियान, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं। सो आई एम एंजॉयिंग इट। गाइस इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और टीएससी चला के देखते हैं क्या होता है। हेलो गाइस, हेलो वर्ल्ड, फिर दिस इज सेट टाइम आउट, दिस इज सी बी सेट टाइम आउट। तो क्या हुआ यहाँ पे कि आप देख लें यहाँ पे आपका कोड ब्लॉक नहीं हुआ। किस तरीके से कि यहाँ पे जैसी फंक्शन जो है वो चला, हमारा ग्रीटिंग वाला, उसने सबसे पहले देखा फंक्शन के अंदर मैं क्या चला सकता हूँ, सेट टाइम आउट पे आया, उसने इवेंट लूप के पास भेज दिया। इवेंट लूप क्या है, अभी हम थोड़ी देर में इसको स्टडी करेंगे। इवेंट लूप से वो सीधा गया यहाँ पे, या इवेंट लूप के बाद वो नहीं आया, सीधा लाइन नंबर 7 पे हेलो गाइस प्रिंट कराया। हेलो गाइस के बाद उसने क्या प्रिंट करवाया, उसने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया। हेलो वर्ल्ड के बाद फिर, अब क्योंकि ये रजिस्टर हो चुका था हमारे पास इवेंट लूप के अंदर, तो ये कंसोल लॉग चला हमारे पास, दिस इज सेट टाइम आउट और सीबी, और फिर उसके बाद दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई। तो क्या इस केस में हमारे पास कहीं कोड ब्लॉक हुआ? हमारे पास कहीं भी कोड ब्लॉक नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और ये हम किसकी मदद से रिजॉल्व कर रहे हैं? कॉल बैक की मदद से रिजॉल्व कर रहे हैं इस इशू को। और बिहाइंड द सीन हमारे पास चल रहा है क्या? हमारे पास बिहाइंड द सीन चल रहा है इवेंट लूप। इवेंट लूप। अब अब इवेंट लूप को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं है क्या। इस पिक्चर को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज इवेंट लूप। बेसिकली क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस है, लाइन बाय लाइन चलती है, तो जावास्क्रिप्ट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि वो ऐसा कोड जो टाइम लेता है उसको चलाने के लिए किसी तरीके से मैनेज कर सके। तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास आया इवेंट लूप। अब इवेंट लूप जो है वो जावास्क्रिप्ट इंजन का हिस्सा होता है। जावास्क्रिप्ट इंजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से एक हीप भी होता है, लेकिन हम हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम किसी और दिन उस बारे में बात करेंगे कि हीप कैसे मैनेज होता है और मेमोरी किस तरीके से मैनेज हो रही होती है और कोड कैसे चल रहा होता है। लेकिन उससे पहले ना मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक वो देता हूँ JIT के नाम से, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, कि जो V8 इंजन है ना वो इतना स्मार्ट है कि हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट लाइन बाय लाइन चल रही हो तो इंटरप्रेटर है, तो लाजमी सी बात है कि क्लाइंट को जब वो कंपाइल करती होगी, या सॉरी कंपाइल या इंटरप्रेट करती होगी, तो टाइम लगता होगा उसको चलने में, लेकिन हमारे पास बहुत क्विक रिस्पॉन्स आता है। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है JIT की वजह से, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। ये एक तरीके कार है जो ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं कि जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन कर रहे होते हैं, आपके कोड को वो वॉच कर रहे होते हैं और क्विकली एक मतलब आपको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये भी एक अलग टॉपिक है, हम इसकी डिटेल में भी नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग को एक मतलब डिटेल दे दी थोड़ी सी, अगर आप पढ़ना चाहें तो डिटेल में आके इसको पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसको गवर्नर हाउस में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये बच्चों के सर से भी गुजर जाएगा। मैंने कर भी दिया था एक वक्त में। समझा भी दिया। समझा दिया था, वेरी नाइस भाई। फिर क्या हुआ था, समझ गए थे या फिर? नहीं, हाँ समझ गए थे, ऊपर ऊपर से घुमा दिया था जब मैं वेरिएबल्स वगैरह पर। खैर मैं इधर उधर निकल गया, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, रहने दो। अच्छा अच्छा, चलो खैर है। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो कोड है आपके पास, हमारे पास किस तरीके से काम कर रहा होता है? हमारे पास इवेंट लूप के अंदर सबसे पहले आता है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक का मतलब ये होता है कि आप जितना भी काम कर रहे होते हैं ना, वो यहाँ पे आके रजिस्टर होता है। सबसे पहले आपके पास मेन का एक फंक्शन कॉल होता है, और उस मेन के फंक्शन में ये समझ लें उससे पहले हमारे पास ना एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। मुझे अगर कोई पिक्चर मिल जाए ना तो मैं दिखाऊं, मुझे मिल नहीं रही, मैंने बहुत ढूंढी। मेरे पास टाइम भी कम था थोड़ा, नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग चाहें तो इसको और डिटेल में एक दफ़ा भी रख सकते हैं, तो मैं इसकी प्रेजेंटेशन बना के भी आप लोग को दिखा सकता हूँ। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, किसी को पता है इसके बारे में क्या होता है? ये यहाँ पे रजिस्टर होता है इस जगह पे आके, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मैन की तरफ। हाँ मुझे पता है। ओके, और किसी को पता है इरफान के अलावा?
सर आई गेस इस कॉल बैक क्यू और कॉल स्टैक में जो वैल्यूज होती हैं टाइम टू टाइम इवेंट लूप चलता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। हम्म हम्म। अच्छा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जब भी आप ब्राउजर ओपन करते हैं ना, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आप जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं, वैसे तो ब्राउजर ओपन हुआ जावास्क्रिप्ट स्टार्ट ही हो जाती है, तो वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट लेता है। वो क्या होता है कि जैसे आपकी पूरी एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं, फंक्शंस होते हैं, या इसके अलावा समझ लें कि जो हमारे पास हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं डॉट लगा के कोई मेथड एक्सेस कर लेते हैं, एरे लिखते हैं डॉट लगा के उसका कोई मेथड एक्सेस कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें या ऐसे वेरिएबल्स जो ग्लोबली डिफाइन होते हैं या फंक्शंस जो डिफाइन होते हैं, वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर पहले से आके सेट हो जाते हैं। इसके अंदर दिस भी आता है, जावास्क्रिप्ट पे एक दिस कीवर्ड होता है, वो भी एक अलग टॉपिक है किसी और दिन हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो वो सब यहाँ विंडो पे ऑब्जेक्ट जो ग्लोबल आता है। विंडो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली, विंडो ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू आप दिस करेंगे तो आपको ट्रू मिलता है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो क्या होता है वो यहाँ पे आके ना सेट होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बाद आप लोगों ने सबने पढ़ाया भी होगा या पढ़ाने वाले होंगे क्लास के अंदर जाके, कि हमने ना ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप पढ़ाया था या पढ़ाएंगे। हाँ, ऐसा ब्लॉक ही है। स्कोप वाले उसमें आता है ना लेटर बार का यस, मसला। यस। लैटिन वार, इसके अलावा फिर इसके अलावा जो मेरे स्कोपिंग होती है वो भी आएगी, होस्टिंग होती है वो भी आती है। तो वो यहीं से हैंडल हो रही होती है कि जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ आती है ना, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाती है। जैसे हम कोई वेरिएबल वार से इनिशियलाइज करवाते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अनडिफाइंड आ रहा होता है। ऐसा ही है। वो क्यों आ रहा होता है? क्योंकि वो इसलिए आ रहा होता है अगर हमने उसको इनिशियलाइज ना करवाएं, क्योंकि वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होता है, लेकिन उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई होती। अब यहाँ अनडिफाइन से और नॉट डिफाइंड में थोड़ा सा वो होता है मतलब। यस, नॉट डिफाइंड तो बेसिकली वही एरर ही आ जाता है ना कि कोड मतलब ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि वेरिएबल एग्जिस्ट करता है लेकिन वो उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हुई हुई। हम्म। फिर उसके बाद जहाँ पे जब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट चल जाता है ना, उसके बाद देखें यहाँ पे ना फिर एक एक करके जितने भी आपके फंक्शन है ना वो स्टैक होना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो फंक्शन एक स्टैक होते हैं ना, वो उसको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। मैं पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, दिस इज द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अ, आप लोगों को सही नज़र आ रहा है? जी। ये जैसे एक वेरिएबल है, और ये वेरिएबल जो है आपके पास फाइल में डायरेक्टली लिखा हुआ है जिसका नाम जोनस है। ये एक यूडेमी का कोर्स है, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नेम जोनस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके कौन से कॉन्टेक्स्ट में आएगा? एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, हाँ, ग्लोबल लेकिन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जाएगा ना। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाएगी ये चीज़, ये आपका स्टैक है मेन, ठीक है। लेकिन इसकी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाएगी। अब ये जो फर्स्ट नेम है, ये जो फर्स्ट है, सॉरी, आपका जो फंक्शन है, जो आप नीचे सेकंड फंक्शन है, और आप जरा इस कोड को गौर से देखें तो सेकंड फंक्शन को आप किस में कॉल कर रहे हैं? फर्स्ट फंक्शन में कॉल कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये कहाँ पे जा रही कॉल होंगी? कॉल स्टैक। ये भी कॉल स्टैक में जाके ऐड होंगी, लेकिन ये कहाँ पे ऐड होंगी? मेरे पास अगर Thanks. एक और पिक्चर है इसकी, लेट मी चेक। अगर मेरे पास एक और पिक्चर है इसकी, ये रहा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे ये भी। ये आपका कॉल स्टैक है। आप हाइपोथेटिकली इस वक्त सोचें कि यहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, उसके ऊपर एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, तो उनके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैनेज होते हैं कॉल स्टैक के अंदर आके। और इस कॉल स्टैक के अंदर जब आपके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सेट होते हैं, तो वो यहाँ से स्कोप, यहाँ से आपकी इसके अलावा क्या कहते हैं, लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स और ब्लॉक स्कोप यहाँ से हैंडल हो रहा होता है। ये कोड आपका सारा चल रहा होता है। अब इसी कोड के दरमियान अगर आपके पास कोई ऐसा कोड आ जाए जो एसिंक्रोनस है या सेट टाइम आउट है, ये रहा यहाँ पे, तो वो कोड क्या होता है? अगर मैं आपको सबसे पहले वाली पिक्चर दिखाऊं इसकी खोल के, ये जो आपके पास फंक्शन रजिस्टर हो रहे होते हैं वो यहाँ पे चल जाता है कॉल बैक में। और ये हमारे पास होता है कि कॉल बैक क्यू हमारे पास एक मौजूद होता है। उस कॉल बैक क्यू के अंदर हमारे पास ये काम होता है कि ऐसा कोड जो बाद में चलना है, जो एसिंक्रोनस है, वो यहाँ पे आके रजिस्टर हो जाता है। या तो वेब एपीआईज हो सकती हैं, या तो वो प्रॉमिस हो सकता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या ऑब्जर्वर्स वगैरह हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आके सेव होती हैं। अब ये जो मेन स्टैक है ना आपका, ये चल रहा है चल रहा है।
कोड यहाँ पे रजिस्टर हो गया। अब कोई मुझे बता सकता है कि ये जो मेन स्टैक है, ये चलते चलते क्या होगा, जब ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा ये खाली हो जाएगा। यहाँ से जैसे आपके पास यहाँ पे कंसोल लॉग ए लिखा हुआ है, लॉगआउट लिखा है, ये भी चला जाएगा। नीचे आपके पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बचेगा सिर्फ। जब आपका ये मेन स्टैक पूरा खाली हो जाता है, कंप्लीट, ये जो कॉल स्टैक खाली हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे इवेंट लूप जो कॉल बैक क्यू में जो डेटा आपके पास पड़ा होता है ना, वो देखता है कि कौन सी चीज़ पहले रिजॉल्व हो गई है, मुझे उसको दिखाना है। वो फिर यहाँ से इस कोड को पुश करता है और फिर दोबारा वो कोड एग्जीक्यूट होता है, तो वो नज़र आता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें यहाँ पे आगे इस कोड की, तो इस कोड की एग्जाम्पल कुछ ऐसी है कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सेटअप हुआ होगा जब हमारे पास ये प्रोग्राम चला होगा। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास क्या रजिस्टर हुआ होगा, कंसोल लॉग हेलो गाइस, ये फंक्शन रजिस्टर हुआ होगा। ठीक है, ये फंक्शन जब रजिस्टर होगा हमारे पास प्रिंट हुआ हेलो गाइस। हेलो गाइस के ऊपर हमारे पास फिर क्या हुआ होगा कि हमारे पास ये सेट टाइम आउट जो है, ये जो रजिस्टर हुआ होगा, ये कॉल बैक क्यू के पास चले गया होगा, यहाँ पे इस जगह पे कॉल बैक क्यू पे यहाँ कहीं चले गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कंसोल लॉग प्रिंट हुआ होगा जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। क्योंकि जब ये रजिस्टर हुआ होगा तो लाजमी सी बात है इसने इस फंक्शन को भी कॉल किया होगा यहाँ पे नीचे। ये वाला फंक्शन सेट टाइम आउट जो है, ये भी रजिस्टर हो गया होगा इंटरनली जाके कॉल बैक क्यू के पास। अब जब एज्यूम करें कि ये वाला कोड भी चल गया, ये वाला कोड भी चल गया, ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो मेन स्टैक होगा इस वक्त यहाँ पे वो खाली हो चुका होगा कंप्लीटली। तो फिर उसके बाद उसने इस वाले कोड को चलाया और फिर उसके बाद इसने इस वाले कोड को चलाया। दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स बिहाइंड द सीन। इस तरीके से हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है वो बिहाइंड द सीन काम कर रही होती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? अच्छा उसामा कि भाई, इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अगर मैं इवेंट लूप को समझूँ तो वो बेसिकली एक गेट कीपर का काम कर रहा है कि जब तक हमारी स्टैक खाली नहीं हो जाती तो वो देखता रहता है, और जैसे उसकी स्टैक खाली हो जाती है तो वो हमारे जाके माइक्रो टास्क से टास्क उठा के डायरेक्ट उसमें हमारे स्टैक में डाल देता है और फिर वो उसको यस, एग्जीक्यूट करता है। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल बैक क्यू होता है ना, ये मुसलसल वॉच कर रहा होता है। क्योंकि क्यू बन रही है यहाँ पे ना, आप देख रहे हैं कॉल बैक की, यहाँ पे आपके पास क्यू बन रही होती है, मुसलसल वॉच कर रहा था जब तक मेरे मेन स्टैक खाली नहीं होगा मैं तब तक कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो मेन स्टैक उसका खाली हो जाता है। लेकिन अक्सर ना इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि आपके दो तीन कॉल बैक हैं वो रजिस्टर हो गए कॉल बैक क्यू के अंदर, आपका वाइल वाइल लूप है वो इन्फिनिटी चले गया, गलती से आपने वाइल लूप चला दिया, कंडीशन लगाई, वो इन्फिनिटी हो गया, तो क्या, और इस दौरान आपके जो कॉल बैक क्यू में जो क्यूज में जो आपके पास फंक्शंस पड़े हुए थे, ये जो भी ऑपरेशंस थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं, तो क्या आउटपुट आएगा आपके पास? नहीं तो आएगा। इसका इसका जवाब ये होता है कि आउटपुट नहीं आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपका जो मेन स्टैक है ना, कॉल स्टैक, वो खाली नहीं है। इसी वजह से जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखते हैं कि आपने कितना किसी भी चीज़ को रेपिटेटिवली चलाना है। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देके समझा सकता हूँ कि जब हम रिएक्ट में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और हम गलती से स्टेट यूज इफेक्ट के अंदर लगा देते हैं और उसकी डिपेंडेंसी भी लिख देते हैं साथ में, तो क्या होता है, इन्फिनेट लूप चल जाता है। हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल, कभी? बिल्कुल ऐसा हुआ है। सेटर फंक्शन पास कर दें तो वो चल जाता है, या स्टेट का वेरिएबल पास कर दें तो चल जाता है। यस, वो बार बार चलता रहेगा, अपडेट करता रहेगा, चलता रहेगा। तो क्या होता है, वो मेन स्टैक के अंदर बार बार इतने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना देता है कि वो बाद में लिखा हुआ है कि जो है ना वो मेन स्टैक की जो लिमिट है वो एक्सीड हो गई है और हमारा ब्राउजर हैंग हो जाता है। ऐसा ही है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना आपको इवेंट लूप का अच्छी तरह पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया है तो मैं यहाँ से इस कोड को रिमूव कर देता हूँ और थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा कि अब हम माइक्रो टास्क और मैक्रो टास्क के बारे में बात करेंगे। तो हमें ये कोड क्यूज, जबरदस्त है, आप कोड को कमिट करके नीचे आ जाए, ये हमारे काम आ जाएगा ग्लासेस पे। चले मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ पूरे का। आ, बहुत रफ लिखा हुआ है फिर भी मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के ना इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो सके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप लोग हाइपोथेटिकली सोचना पड़ रहा होगा। तो अ, अच्छा उसामा नहीं भाई, नहीं, एक सही है सवाल है। बहुत, आप बड़े सिंपल तरीके से लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल से बाकी लोग सेटिस्फाई हैं इससे। एक जी छोटा सा जी। सवाल है। अगर मैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को समझ रहा हूँ तो वो एक तरीके से जिस तरह हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है वही एक तरीके की ब्राउजर के अंदर भी, अगर मैं उसको एक छोटे से सिंपल एग्जांपल में लूँ तो वो एक फाइल है जो बन रही है, यस, फिर उसके अंदर हमारे फंक्शन जो होते हैं वो फिर हमारे जो जो भी हमारी लाइंस ऑफ कोड होते हैं वो उसके अंदर आते जाते हैं और वो हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते जाते हैं।
ऐसे ही जैसे यस, फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है। ऐसा ही है। और जैसे ही आप ब्राउजर का टैब क्लोज करेंगे ना, तो आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी खत्म हो जाएगा उसी वक्त। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हमारे उसको पास अब एक माइक्रो। कंसिडर कर लें कि बोलिए। इनिशियलाइजर हो रहा है, वो इनिशियलाइज लेवल की जो चीज़ है ना वो सब एक साथ चल रही है। हाँ, इनिशियलाइज लेवल की चीज़ एक साथ चल रही हैं। अब अगर कोई ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ेगा ना, तो उसको होस्टिंग बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक हम्म। है, और स्कोप बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे कि स्कोप किस तरीके से काम करते हैं। आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन, आप ऐसा होता है ना, कभी कभी इनर फंक्शन को, आउटर फंक्शन को आप कॉल करते हैं, इनर फंक्शन की वैल्यू तब भी आप कॉल कर सकते हैं। स्कोप चेंज जी जो बनती है बिल्कुल। हमारे पास। ठीक है। तो वो भी इसी उसी की वजह से हमारे पास हमें समझ में आ रहा होता है कि कॉन्टेक्स्ट हमारे पास पीछे बच रहे होते हैं एग्जीक्यूशन के, जिसकी बेसिस पे हम डेटा गेट कर रहे होते हैं। फिर अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। कंसोल लॉग फर्स्ट। ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आगे कोड लिखता हूँ, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। जिस इसके अंदर मैं एक और कंसोल लॉग लगाता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट प्रॉमिस रिजॉल्व। फर्स्ट कंसोल कर देते हैं इसको ताकि समझने में आसानी हो। फिर मैं कोड लगाता हूँ सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट का मैं टाइम यहाँ पे देता हूँ 0। और यहाँ पे भी मैं कंसोल डॉट लगाता हूँ, दिस इज फर्स्ट। बल्कि सिंपल कर देता हूँ मैं भी इसको, फर्स्ट सेट टाइम आउट। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग सेकेंड कंसोल। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा? नो वरीज, अगर कोई गलत भी बता दो दैट्स फाइन, हम यहाँ सब सीखने के लिए बैठे हुए हैं। फर्स्ट कंसोल, सेकंड कंसोल, फर्स्ट प्रॉमिस रिजॉल्व, फर्स्ट सेट टाइम आउट। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? चलिए दैट्स फाइन। अब होता क्या है, जब हमारा कोड जब रजिस्टर होता है ना, लेट सपोज के हम जब बात करते हैं कि हम अपने कोड में प्रॉमिस लिखें या सेट टाइम आउट लिखें, तो दोनों सूरतों में हम अपने कोड को एसिंक्रोनस बना रहे होते हैं। तो उस केस में होता क्या है यहाँ पे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन होता क्या है उस केस में हमारे पास दो क्यूज होते हैं, एक माइक्रो टास्क और एक मैक्रो टास्क। अब वो जो इवेंट लूप है वो दो क्यूज को मेंटेन करता है। जो आपके जो प्रोमिसेस होते हैं ना, वो जाते हैं माइक्रो टास्क क्यू के अंदर। ठीक है। और जो आपका सेट टाइम आउट होता है ना, वो जाता है आपका मैक्रो टास्क क्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ उसके आगे मैं। अच्छा, ये तो ई मुझे एस बता, एक्स के बाद आया था ना? माइक्रोटास्क के बाद में इंट्रोड्यूस हुई थी, पहले नहीं थी। रियली नॉट श्योर अबाउट इट। मेरे ख्याल से हाँ, ES6 के बाद ही, क्योंकि इसमें प्रॉमिस आए तो ES6 से बाद ही हुआ हुआ हम्म। है। एग्जैक्टली। तो इसमें हमारे पास मैक्रो टास्क की होती है, ये जाते हैं हमारे पास इसमें। तो हमारे पास दोनों में से कौन सी बड़ा है, माइक्रो बड़ा है या मैक्रो बड़ा है? बड़ा तो मैक्रो है नाम से, माइक्रो उससे भी छोटा होता है शायद, या मैक्रो बड़ा होता है शायद। मैक्रो छोटा होता है, माइक्रो और थोड़ा सा बड़ा होता है। मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पे। हमने ठीक माइक्रो है। ही करवाई है बस। ठीक है। तो आप लोगों के समझने के लिए, बाकी प्रॉमिस स्टूडेंट का की जो लेवल हो, प्रायोरिटी ज्यादा है, वेब एपीआई की प्रायोरिटी सेकंड है। बस ये समझ लें इन शॉर्ट। तो ये हमारे पास मैक्रो टास्क क्यू में जाता है कोड। और होता क्या है कि इस तरीके से काम एग्जीक्यूट करता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट प्ले होने वाला है, वो आप गौर से देखिएगा। अगर मैं TSC करूँ और नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूँ, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कंसोल फर्स्ट प्रॉमिस, सेकंड कंसोल फर्स्ट सेट टाइम आउट। पहले नंबर पे क्या चला हमारे पास, ये। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चला, ये। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या चला, ये। और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या चला, ये। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हम्म। इस वजह से ऐसा इस वजह से हुआ, हमने प्रॉमिस को डायरेक्ट रिजॉल्व करवा दिया। हमने इसको कॉल बैक में रजिस्टर नहीं करवाया। और ये डायरेक्ट जैसे इनपुट आउटपुट होती है ना, उसी तरीके से हमारे पास ये कंसोल लॉग आया इनपुट पे, उसने इसको भी सिंपली ऐसे ही देखा और डायरेक्ट प्रिंट करवा के वैल्यू को बाहर लेकर आ गया।
फिर उसके बाद सेट टाइम आउट क्योंकि माइक्रो टास्क क्यू में जा चुका था, सॉरी मैक्रो टास्क क्यू में जा चुका था, तो उसने सेट टाइम आउट जबकि टाइम उसका 0 है, लेकिन फिर भी उसने उसको वहाँ पे भेज दिया और इसने कंसोल लॉग प्रिंट करवाया, और फिर इसने वेट किया जब मेरा मेन स्टैक खाली हो गया, तो फिर इसने यहाँ पे इसको सेट टाइम आउट को वापस बुलाया और उसको फर्स्ट सेट टाइम आउट कॉल करवा दिया। अगर आपको प्रॉमिस की फंक्शनलिटी अचीव करनी है तो ये इस तरीके से अचीव होगी। फर्स्ट प्रॉमिस को आप इसी में रहने दें, आप ये आओगे डॉट प्रॉमिस देन। रिजॉल्व हो गया। अब जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया डॉट देन के अंदर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हमने वैल्यू यहाँ पे रखी, अब चला के देखते हैं कि अब क्या ये ऐसे ही, आई एम सॉरी टाइपो मिस्टेक, इसको हम टीएससी करते हैं, और टीएससी करने के बाद नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट कंसोल, सेकंड कंसोल, फर्स्ट प्रॉमिस रिजॉल्व, फर्स्ट सेट टाइम आउट। तो क्या हुआ, अब ये वाला कोड आपके पास गया माइक्रो टास्क क्यू में, ठीक है, सॉरी ये वाला, एक मिनट रुकिएगा, ये वाला कोड जो है आपके पास लाइन नंबर 25 पे, ये गया माइक्रो टास्क क्यू में, ये गया मैक्रो टास्क क्यू में। क्या दोनों को रिजॉल्व होने में कोई टाइम लग रहा है? दोनों को रिजॉल्व होने में कोई टाइम नहीं लग रहा है, इसका भी टाइम 0 है, ये भी 0 ही है, ये वाली लाइन नंबर 25 और 26 अगर आप देखें। बट द थिंग इज क्योंकि माइक्रो टास्क क्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो उसने पहले माइक्रो टास्क क्यू को चलाया, फिर उसने मैक्रो टास्क क्यू को चलाया, और फिर उसके बाद इस तरीके से आपका पूरा कोड एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ तक कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन? जी नहीं। अच्छा उसाम भाई एक समझ में चीज नहीं आया। बताइएगा कि जब जी जी। डायरेक्ट प्रॉमिस रिजॉल्व किया था इससे पहले वाला, तो इसका मतलब है वो माइक्रो में नहीं गया था ना, तभी नहीं गया वो, तभी वो डायरेक्ट चल गया था। जी वो गया ही नहीं वो, क्योंकि वो इस वजह से नहीं गया क्योंकि वो रिजॉल्व ऑलरेडी हो चुका है, और वो डायरेक्ट मैन स्टैक पे रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। और वो और जब कोई मैन कॉल स्टैक पे बैक भी रिजॉल्व नहीं है हुआ ना उसमें? तो उसका कॉल बैक है ही नहीं उसका। सही ठीक है, सही। तो ये हमने डॉट नेम लगाया इस वजह से फिर इसने इसको इसके अंदर भेज डेफिनेटली दिया मैक्रो। क्योंकि आपने इसको कॉल बैक पास किया, डॉट देन लगाया, उसमें डॉट देन की चेनिंग है, प्रॉमिस है, मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा, कॉल बैक के अंदर वेट कराऊंगा, कॉल बैक सही क्यू है। के अंदर जब ये रिजॉल्व होगा तब मैं बाहर लेकर आऊंगा। अब इसी तरीके से अगर मैं इसके नीचे एक और सेट टाइम आउट भी लगा दूं ना, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसका टाइम दे दूं 2000, और दिस इज सेकंड सेट टाइम आउट, तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चलेगा पहले? बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जब मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा होता हूँ ना, तो मैं अक्सर ये सवाल पूछ रहा होता हूँ। इसका अच्छा, पहले तो ये टाइम खत्म होगा वो पहले चलेगा। हाँ फर्स्ट कंसोल के बाद आपका कॉल बैक है तो ये माइक्रो टास्क में जाएगा, दूसरा वाला मैक्रो में जाएगा, सही है। तो फर्स्ट कंसोल आएगा, फर्स्ट कंसोल के बाद आपका आएगा सेकंड कंसोल, सेकंड कंसोल के बाद आपका आएगा फर्स्ट टाइम रिजॉल्व, फिर उसके बाद आएगा सेकंड सेट टाइम आउट, फिर आएगा फर्स्ट सेट टाइम आउट। यस, चलाते हैं वो, देखते हैं कैसा चलता है। क्योंकि आपने कहा था ना जो पहले रिजॉल्व होगा वो क्यों उसको इवेंट लूप के थ्रू उसमें आ जाएगा, वापस में आएगा यस हमारे। एग्जैक्टली, अब यहाँ पे ये जो दो चीज़ें, ये वाले दोनों, अभी पहले कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही चला जिस तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि अब इवेंट लूप के अंदर ये मैक्रो टास्क क्यू के अंदर दोनों जाके सेव हो गए होंगे, लेकिन पहले रिजॉल्व कौन सा हुआ, ये वाला रिजॉल्व हुआ पहले, इस वजह से उसने देखा ये रिजॉल्व हो चुका है, पहले इसने उसको चलाया फिर बाद में इसको चला दिया। सो इट डजेंट मीन कि पहले जो रजिस्टर हो रहा है वो चलेगा भी पहले। तो इस तरीके से आपकी पूरी जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन काम कर रही होती है। इसके अलावा इवेंट लूप के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस एक तो हमारे पास क्रिएशन फेज होता है और एग्जीक्यूशन फेज होता है, फिर उसके अंदर भी मेमोरी आती है, तो हम इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखेंगे, हम इसको सिंपल रखेंगे जितना हो सकता है। यहाँ तक सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी किस्म की? ऑल क्लियर? नहीं नहीं, आगे यस। चलें। ठीक है। एनीबॉडी तो अगर कोई है तो हैंड रेस कर सकता है। बिल्कुल, कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का, या कोई इनपुट देना चाहें, या कोई इम्प्रूवमेंट, एनी 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 पर्सन इज वेलकम। नहीं नहीं भाई यार, नहीं भाई आप अनम्यूट हो जाए डायरेक्ट। सर अस्सलाम जी नहीं वालेकुम। भाई, वालेकुम सलाम।
सर ये जो आपने प्रोमिस रिजॉल्व लिखा है ये तो मुझे समझ आ गया कि प्रोमिस रिजॉल्व है तो फर्स्ट प्रोमिस रिजॉल्व प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपने जो लिखा ना डॉट देन और उसके बाद ये जो कंडीशन लिखी है ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुई। काइंडली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मैं बता दूँ, आपने प्रॉमिस रिजॉल्व करवाया, फिर डॉट देन की चेनिंग करवाई आपने। तो जब जैसे आप इसकी डॉट देन की चेनिंग करवाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉमिस को कॉल बैक कर दिया है। अगर आप बिहाइंड द सीन जाके देखें तो यहाँ पे भी देखें सेट टाइम आउट में आपके पास कॉल बैक पास हो रहा है। ठीक है, प्रॉमिस डॉट डिसॉल्व के अंदर भी समझ लें डॉट देन की चेनिंग में आपके पास क्या होता है कि मैं एक और डॉट देन लगा के यहाँ पे कोई काम करवा सकता हूँ, करवाना चाहूँ तो क्या होगा, वो एक के बाद एक, दूसरा काम, तीसरा काम, ये क्या काम करता है, आपके कॉल बैक हेल को एलिमिनेट करता है। यही काम आपके पास थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो आप प्रॉमिस के थ्रू करवा रहे हैं। तो जब आपने डॉट देन यहाँ पे किया, तो अब ये प्रॉपरली कॉल बैक के पास जाके रजिस्टर होगा क्यू के अंदर जाके। तभी ये जब अब वेट करेगा जब मेन स्टैक मेरा खाली होगा तो तब मैं चलूंगा। क्लियर है नहीं भाई? ठीक हो गया सर, क्लियर क्लियर है सर। ऑसम। तो ये कॉल बैक हेल आप इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट देन के एक और चेन लगा दें, ये ठीक है, फिर डॉट देन एक और लगा दें। मैं इसमें ऑब्वियसली अभी फंक्शन पास नहीं कर रहा। फिर इसके अंदर आपके पास कैच भी आता है और फाइनली भी आता है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो हम इस प्रॉमिस की डिटेल में नहीं जाएंगे। तो क्या मैं आप लोगों को प्रॉमिस बना के दिखाऊं या प्रॉमिस बनाना आता है आप लोगों वैसे सर हकीकत एक बताऊं तो सवाल है। जमाना हो गया प्रॉमिस लिखे। को? जी जी पूछें, क्या सवाल है? राबिया शेखा साहब। जब ये क्यू के अंदर जाएगा तो ये टाइम की बेस पर सेव हो रहा है, मतलब 0 जिसका टाइम है तो वो पहले रजिस्टर हो रहा है और जिसका 2 सेकंड है वो बाद में रजिस्टर हो रहा है क्यू में। नॉट नेसेसरी, दोनों जाके रजिस्टर होगा। लेकिन अब वो पीछे कॉल बैक क्यू ये चेक अभी करती है कि आपने पहले कौन बोला सा ना, रिजॉल्व हुआ आपने है। बोला। अच्छा। हम्म सही है। सर कि पहले एग्जीक्यूशन कौन सा रिजॉल्व टाइम पे डिपेंड ठीक है। करती है। है। यस, एग्जीक्यूशन टाइम मैटर करता है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इसका टाइम 20,000 मिली सेकेंड होता तो ये 20 सेकेंड तक वेट करता, फिर उसके बाद चलता। तो इस ठीक तरीके से है। चीज़ें काम कर रही होती हैं। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, तो हमजा भाई कॉल एक बैक हेल्प से। सवाल था तो शाह हाँ भाई अगर दोनों का टाइम जीरो हो जाता तो पहले फर्स्ट सेट टाइम आउट चल जाता। जी, चला के देख लें आप। हाँ पहले ही चलना चाहिए। पहले जब आओ उसको पहले एक साथ दो टास्क मिल जाते हैं ना तो वो उसको एसिंक्रोनस तरीके से चलाता है, मतलब सिंक्रोनस देख लें। चलाता है, एसिंक्रोनस में सिंक्रोनस फर्स्ट टाइम चलाता है। आउट सेकंड टाइम आउट। अच्छा ये एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर सेट टाइम आउट का टाइम जीरो होगा तो उसको पहले चला देगा, अगर उसका टाइम ज्यादा होगा तो वो उसको बाद में रखे, जिसका टाइम जीरो होगा वो पहले चलाएगा। ऐसा ही है। और जब एक साथ दो आ जाएंगे तो वो एसिंक्रोनस के अंदर सिंक्रोनस वाला वे फॉलो करेगा फिर। बिल्कुल यस। एग्जैक्टली। और ये होता ही है कि जब कॉल बैक में क्यू में जब चीज़ रजिस्टर होती है ना जाके आपके पास, यहाँ पे इस पिक्चर मुझे मिली नहीं, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक माइक्रोटास्क और मैक्रोटास्क, उसमें आके आ जाती हैं रिजॉल्व होने के बाद वो चीज़ है। उसमें आने के बाद फिर ये कॉल स्टैक का वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही कॉल स्टैक आपका खाली होता है ना तो वो यहाँ पे पुश हो जाती है फिर फौरन। वैसे तो सामा भाई चाहे तो आप जावास्क्रिप्ट विजुअलाइजर 9000 भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू बड़ी, अच्छा, एक मुझे तो क्वेश्चन पता नहीं था था। भाई। जी। ये जो लाइन नंबर 29 के पास सेट टाइम आउट है, अगर इसके अंदर कोई ऐसी लॉजिक होती है जो कि रिजॉल्व होने में टाइम ले रही है, या हम्म लाइन नंबर बेसिकली 26 वाले पे जो फर्स्ट सेट टाइम आउट है, इसके अंदर कोई हम्म ऐसी लॉजिक होती है जो ज्यादा टाइम ले रही है, और जो नीचे हम्म वाला जो सेट टाइम आउट है उसमें जो लॉजिक है वो कम टाइम ले रही है, तो क्या होगा? नीचे वाला रिजॉल्व हो जाएगा पहले तो वो चल जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लिसिटली टाइम डिफाइन कर रहे हैं, प्रोमिस में टाइम हाँ, डिफाइन नहीं होता। अब यहाँ पे टाइम डिफाइन कर रहे हैं लेकिन टाइम तो दोनों जीरो है ना। तो बेसिकली वो जी, कर यही रहा है कि जो पहले रिजॉल्व हो रहा है उसको पहले ले आएगा उठा के एग्जीक्यूट करने बिल्कुल के लिए। ऐसे, ऐसा ही है। जैसे सर अमीन ने भी आपको एक्सप्लेन भी थैंक किया यू। कि दोनों ही एक तरीके से चल रहे होंगे, लेकिन ये समझाने के लिए, अगर यहाँ पे कोई प्रॉमिस होता और आप कोई बैकएंड से एपीआई कॉल कर रहे होते, सोचें कि एपीआई में फॉर एग्जांपल 1 मिनट लग रहा है, तो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड थोड़ी रुकेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड आपका बाकी चलता रहेगा। बाकी सिर्फ डिपेंडेंसी उसकी कहाँ के रुकेगी, जहाँ आपने डॉट नेम लगाया होगा, वो सिर्फ वो उस वाले कोड को रोक के रखेगा उस वक्त तक जब तक प्रॉमिस सॉल्व ना हो जाए। थैंक यू। कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? क्लियर। तो इस तरीके से ना डॉट देन की चेनिंग भी फिर मैंने आप लोगों को बताई। यहाँ से अगर इस डॉट देन से कोई वैल्यू रिटर्न करवा देंगे आप, यहाँ से ये वैल्यू आप रिटर्न करवा देंगे, सॉरी, तो यहाँ पे डॉट देन करेंगे तो इसमें भी अगर आप कॉल बैक पास करेंगे सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। मतलब एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, जो हमने ऊपर करवाया था इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, देख रहे हैं?
कॉल बैक पास किया था, इसको हमने रोका था। तो इस तरीके से आप एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम आप करवा सकते हैं। ये कॉल बैक हेल जो होती है उसको एलिमिनेट कर देती है। अब थोड़ा हम उससे नीचे आ जाएं, तो प्रॉमिस बनाने का तरीका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोबारा, बहुत आसान है। प्रॉमिस बना लेते हैं, माई प्रॉमिस फॉर एग्जांपल। प्रॉमिस उसकी टाइप रख देते हैं। रिटर्न क्या करेगा भाई? स्ट्रिंग होगी, चलो देखते हैं। अच्छा जी, प्रॉमिस जब भी हम बनाते हैं न्यू कंस्ट्रक्टर, न्यू का पता है आप लोगों को न्यू क्या काम करता है? न्यू कीवर्ड। यस। हाँ इस्फान किसी भी बताना क्लास चाहेंगे का आप? उसका इंस्टेंस, जाओ जाओ भाई, कौन बोल रहा था बोले यार, कोई टेंशन थोड़ी ना है। मैं ये कह रहा था कि किसी भी क्लास का इंस्टेंस बनाने के लिए हम न्यू का कीवर्ड यूज करते न्यू बेसिकली करता है क्या पता है? बिहाइंड द सीन हम न्यू करते हैं ना, वो यहाँ पे आपके लिए ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है बिहाइंड द सीन। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू प्रॉमिस। अब प्रॉमिस के अंदर हम कॉल बैक पास करेंगे। अब कॉल बैक के अंदर आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक रिजॉल्व होता है, दूसरा रिजेक्ट होता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई काम करवाया, इफ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बूलियन ले लेते हैं, ठीक है, इज इज डन फॉर एग्जांपल, ट्रू कर देते हैं। आप काम करवा रहे हैं कोडिंग के अंदर, इफ ट्रू, अगर ये ट्रू हो गया है, इफ इज डन, ठीक है, तो आप क्या करवाएंगे? रिजॉल्व करवा देंगे प्रॉमिस, और उसके अंदर वैल्यू रख देंगे जो भी भेजना चाह रहे हैं, इट इज़ रिजॉल्व। ठीक है, वरना एल्स के अंदर आप क्या कर देंगे? आप एल्स के अंदर यहाँ पे करवा देंगे रिजेक्ट। ठीक है, दिस प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। अच्छा, एक सवाल है मेरा यहाँ पे, माई प्रॉमिस डॉट, अब देखें जैसे मैंने माई प्रॉमिस किया ना, यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ था, तो मैंने इसको डॉट देन किया, ठीक है, और मुझे इसके अंदर मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, console डॉट लॉग, लॉग, ठीक है, मैं इसके अंदर वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, तो क्या मेरे पास इट इज़ रिजॉल्व लिखा हुआ आ जाएगा? वैल्यू है या वैल नहीं है? जी। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक आ जाएगा लिखा हुआ? मैंने यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न नहीं करवाया है, रिटर्न रिटर्न रिजॉल्व नहीं करवाया मैंने, नहीं, समथिंग लाइक रिटर्न दिस। करने की जरूरत नहीं है, ये वो फंक्शन ही नहीं है। अरे सुहानी स्कीम बता दी आपने सबको। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो चला के देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा यहाँ पे। टीएससी इंडेक्स, टीएससी कर देता हूँ, सिंपल चल जाएगा। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इट इज़ रिजॉल्व। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, तो टीएससी कर देता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस चलाता हूँ, तो क्या हुआ मेरे पास? प्रॉमिस ब्रेक हो गया। उसको मैं कहाँ हैंडल करूँगा? कैच में। कैच या फिर ट्राई कैच। हाँ, ये ट्राई कैच इसका एडवांस वर्जन है, उसको भी हम चलेंगे। अच्छा, 9 बजने वाले हैं, अगर 5-10 मिनट ऊपर हो जाए कोई मसला तो नहीं है गाइस? नहीं नहीं। नहीं कोई मतलब नहीं, रिकॉर्डेड है ये, हम आगे शेयर कर देंगे सबसे। ठीक है, टीएससी करते हैं। कहाँ लिख दिया मैंने टीएससी? मुझे लगता है यहाँ लिख दिया मैंने। यस, ठीक है, और टीएससी करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। फिर हमारे पास एक और चीज़ भी आती है, फाइनली। फाइनली के अंदर क्या होता है कि इसमें भी आप कॉल बैक पास कर सकते हैं और चला सकते हैं कि चाहे प्रॉमिस रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, उसके बाद अगर आपने कोई काम करवाना तो फाइनली के अंदर जो भी आप कंसोल लॉग लगाते हैं वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी कॉल बैक पास करके आप करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया जी। कुछ कह रहे हैं इरफान? कह रहा हूँ उसके बाद भी डॉट डन लगा सकते हैं, ये चलता ही रहता है, रुकता नहीं है ये। यस। आपकी, हाँ आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, फाइनली फिर के उसके बाद बाद, भी हम चाहें तो डॉट डन लगा सकते हैं, और ये पूरी की पूरी चेनिंग मेथड है, ये चलता ही रहता है, तो ये कभी खत्म नहीं यस होता। तो नॉर्मली हम फाइनली उसको यूज एग्जैक्टली, करते हैं जब हमें पता है कि भाई अगर फट गया, सब फट, उसके बाद क्या करना है। कैश में तो एग्जैक्टली एरर वैसे ही हैंडल है। करेंगे और फिर कुछ करेंगे। जी अमीन भाई। फाइनली कॉन्सेप्ट यही है ना, इन केस हमने इतने सारे डॉट डेन डॉट के सब खोले में, अब लास्ट में फॉर सपोज हमारे पास कोई सेक्शन ओपन है या कोई कनेक्टिविटी हमने बनाई हुई है किसी इंजन से या किसी भी एपीआई से,
या कोई भी कनेक्टिविटी हो सकती है, उसको अब हम यहाँ पे क्लोज करना चाह रहे हैं, तो फाइनली में आके हम सारी चीजों को कंक्लूड कर देते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे डॉट देन दो तीन होते हैं इस जगह पे। हम्म। तो मैं डॉट देन दो तीन चलाने के बाद नीचे उसको लाजमी सी बात है एरर को कैच करने के लिए, ताकि मेरी एप्लीकेशन ब्रेक ना हो, तो मैं कैच ब्लॉक भी लगाता। उसके बाद मैं फाइनली लिखता, बिल्कुल अच्छी एग्जांपल है कि भाई डेटाबेस का कनेक्शन ऑन हुआ था, और उसके बाद फाइनली हमने उसको क्लोज भी करवा दिया। ठीक है। हम्म। तो ये आखिर में फाइनली हम सबसे आखिर में चलाते हैं, या हम्म। कोई क्लीन अप करवाने किसी चीज़ का आपने, तब भी आप ये काम कर लेते हैं। इसकी एक आसान एग्जांपल वो है, जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो हमारे पास एक लोडर आ जाता है स्क्रीन पे, सही है। अब अगर एपीआई सक्सेस होगी तो हमने लोडर हटा दिया, फेल हो गई, हम्म। सही है, तो फिर कैच में भी हटाना पड़ेगा और डैन में भी हटाना पड़ेगा। इससे बेहतर है फाइनली में डाल दो। तो यस, सक्सेस होती है तब भी वो लोडर हटाएगा, एरर आता है तब भी वो लोडर बाद में हटा देगा। ऐसा ही है। इस ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी इस वन ने, कि हम जब रिएक्ट के अंदर कोई एपीआई कॉल कर रहे होते हैं तो यूजुअली हम ऐसे ही कर रहे होते हैं कि सक्सेस हुई तब भी फाइनली के अंदर आके वो क्या कर देगा, वो सेट लोडिंग फॉल्स कर देगा। और जो कैच में एरर आया तब भी वो सेट लोडिंग फॉल्स कर देगा, क्योंकि दोनों सूटों में हमें लोडिंग फॉल्स करा के एरर या जो भी रेस्पॉन्स है वो दिखाना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, फिर इसका एडवांस वर्जन और क्या है, कोई बता सकता है? एसिंग का वेट आ जाता है ना इसके, या फिर उसके बाद एसिंग का वेट आया था। प्रॉमिस एक डॉट ट्राई ऑल। कैच आ जाता है और एक एसिंग का वेट, दो चीज आ जाती है। बस फिर उसके बाद हमारे पास आया था एसिंग का वेट। ठीक है। अनदर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब हम एसिंक लगाते हैं और उसके बाद हम कोई चीज़ यहाँ से रिटर्न करवाते हैं, ठीक है, तो क्या ये प्रॉमिस बन चुका है? बिल्कुल। हम्म, बनना तो नहीं चाहिए वैसे। मतलब अभी रिटर्न चलें। करेंगे नॉर्मल फंक्शन की तरह चलेगा ये। लेकिन वो ये प्रॉमिस ही होता है ना बेसिकली, एसिंक प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा होता। ये तो नहीं चल रहा। है ना, क्योंकि एसिंग का मकसद ये है कि हम इसके अंदर अवेट करा सकते हैं, लेकिन हमने कुछ अवेट ही नहीं कराया, तो डॉट देन क्यों चलना चाहिए। अवेट जब तक नहीं लगता मेरे हिसाब से, जब तक वो प्रॉमिस नहीं बनता है। अच्छा, एक काम करते हैं। एसिंग लिखने से हमारे फंक्शन में शक्तियाँ आ गई कि भाई अब क्या कहते हैं, वो अवेट इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब अब चलेगा। वैसे वैसे यहाँ पे मुझे दे रहा है कि वेट लगाने का फायदा नहीं है क्योंकि नो इफेक्ट। लेकिन क्या अब ये अनदर प्रॉमिस बन, अब ये प्रॉमिस बन चुका होगा? नहीं, नहीं। अब भी नहीं बना हुआ है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अब हम प्रोमिस बनाते तो इसी तरीके से हैं, लेकिन जब हम इसको कॉल कर रहे होते हैं ना, अच्छा, तो इसके इसके अंदर हमारे अंदर पास। प्रॉमिस वाला फंक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे अभी आपने ऊपर बनाया है माई यस, प्रॉमिस, तो माई प्रॉमिस का जैसे ही एसिंग के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर आपके पास डॉट देन वाली चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन फिर हम फिर एसिंग का रैपर लिखने की जरूरत नहीं है ना उस पर, हम डायरेक्ट प्रॉमिस लिख सकते हैं। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं इस प्रॉमिस को, इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे माई प्रॉमिस है ना ये, ठीक है, मैंने माई प्रॉमिस को कॉल किया, वैल्यू, और मैं इसको कंसोल लॉग करा देता हूँ। क्या हो गया भाईजान? अवेट। सॉरी, वेट। राम भाई यहाँ पर सिंपल फंक्शन नहीं बना सकते प्रॉमिस के अलावा? सिंपल फंक्शन जैसे? जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया खाली, और हमने इधर इसको अवेट करवा दिया, समझा नहीं मैं आपकी बात। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक सिंपल एक फंक्शन बनाया, फर्स्ट टाइम हमने फंक्शन बनाया था, और बिल्कुल एक हाँ, सिंपल के नाम से बनाए थे, उसके अंदर हम स्ट्रिंग रिटर्न करवाते थे, सिंपल फंक्शन के और अंदर यहाँ पर ऐसे अवेट अवेट अच्छा वो करवा है दिया। क्या याद टॉप भाई, लेवल अवेट की बात कर रहे हैं ना आप? टॉप हाँ, लेवल अमीन भाई अवेट बोले ना आप। अभी 2022 में ऐड हुआ है, इससे पहले दो नहीं था। दफा। अब ऐसा फंक्शन ही में है। ऐड करने के लिए एसिंग लगाना पड़ेगा हमें, उसके बगैर नहीं चलेगा। अच्छा। ऐसा ही है। तो एसिंग अवेट किस तरीके से हमारे पास काम कर रहा होता है, मैं इसकी एग्जांपल दोबारा दिखा देता हूँ। क्या हमारे पास दिस एक्सप्रेशन इज नॉट कॉल्ड बाय द टाइप प्रॉमिस हैज नो सिग्नेचर्स। क्या प्रॉब्लम वो है ये भाई? तो नहीं कह रहा कि ये रिटर्न स्ट्रिंग करेगा तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। नॉट नेसेसरी, यहाँ से तो हम कुछ रिटर्न ही नहीं करवा रहे हैं, कंसोल लॉग करवा रहे हैं खाली। एक सेकंड रुके। आ, क्या मुझे इसको एक और फंक्शन में रैप करने की तो ज़रूरत हम है? होवर करें, एरर क्या आ रहा है? एक सेकंड रुकिएगा। एरर ये कुछ आ रहा है केस कि वो साइन। कॉलेबल नहीं है वो। हम्म जबकि हमने इसको कॉल किया है ऊपर।
रीस्टार्ट टाइपस्क्रिप्ट सर्वर कर लेते हैं, शायद इसमें कोई इशू हो। नहीं भाई, ये अलाउ नहीं कर रहा मुझे फिलहाल। आप टीएस शायद मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग कोई हटा दें। पीएस कॉन्फ़िग की फाइल हटाऊंगा ना मैं, तो एक मेरे पास एक प्रॉब्लम ही होगी, चलेगा नहीं ये कोड, क्योंकि ये हम हाँ एसिंग हाँ, अवेट यूज़ वो कर रहे वर्जन ई सही एस है, थ्री सही में कन्वर्ट कर देगा वो। हैं। है। यस, आई माइट डूइंग सम मिस्टेक, मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, और आई एम नॉट श्योर कि मुझसे क्या गलती हो रही है यहाँ पे फिलहाल। इसके अंदर न्यू प्रॉमिस बनाया आप। इसके अंदर, इसी के हाँ अंदर डायरेक्ट, हाँ इसी के अंदर एक प्रॉमिस बनाया अगर तो। वो तो बन जाएगा ना, वो तो सेव हो ही जाएगा न्यू प्रॉमिस। मैं ये चाह रहा था कि हमने एक प्रॉमिस बनाया, हम इसको यहाँ पे कंज्यूम कर लें इस प्रॉमिस को। ठीक है, अगर मैं एसिंग हटाऊँ तो टॉप लेवल एबिलिटीज में नहीं चल रहा। और हम इसी तरीके से फैच की भी फंक्शन जैसे कॉल करते थे, समथिंग लाइक दिस। मैं आपको फैच की चला के एग्जांपल देखें देके एरर समझाऊँ। क्या आता है। वाह भाई वाह, फैच पे भी एरर दे रहा है मुझे यार। नहीं ये मुझे इसकी बाद टाइप में तो डिफाइन करते नहीं हैं करनी है। मॉडल। हाँ ये वैसे मसला तो हो सकता है यही हो। इसकी टाइप डिफाइन करके देखिए, मुझे लग रहा है वो टाइप की वजह से आपको एरर दे रहा है कि आप रिटर्न कुछ नहीं करा रहे हैं और वो आप उसको प्रॉमिस रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न तो नहीं करवा रहा मैं प्रॉमिस यहाँ से। ये वाला करता आगे है भी ना, आप एनी कर दें, प्रॉमिस रिटर्न में ऑफ भी एनी कर स्ट्रिंग। दें। प्रॉमिस ऑफ एनी कर दें, हाँ, तब भी बट अभी भी प्रॉब्लम वो है। यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ना, आपका अपना फंक्शन आती अनदर हम्म प्रॉमिस। एक ऑप्शन और है मेरे पास, मैं इसको एक फंक्शन में रैप कर देता हूँ खाली। अच्छा, और आप यहाँ से ना प्रॉमिस ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ये देखें। इसलिए एरर दे रहे हैं, शायद, मे बी। तो यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न करा देते हैं, तब भी प्रॉब्लम है। फिलहाल इसको शॉर्ट कर लेते हैं, मैं देख लूंगा ये क्यों तंग कर रहा है फिलहाल। लेकिन एसिंग अवेट भी इसी तरीके से काम कर रहा होता है हमारे पास, कि ये इसका हायर वर्जन होता है एसिंग अवेट का, कि एसिंग अवेट इस तरीके से काम कर रहा होता है। मैं आपको कोड खोल के दिखा देता हूँ किसी का। एसिंग एनटीएस, ठीक है। अच्छा जी, हम गलती ये कर रहे थे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे लेगा टाइप ये, लेकिन ये तो एसिंक्रोनस फंक्शन है। ये यहाँ पे लेगा टाइप, सही। शायद ये यहाँ पे बोल रहे हैं भाई साहब कि मुझे यहाँ बताओ टाइप। नो, फिलहाल चलें इस तरफ वापसी आते हैं। और ये देखें एसिंग किसी तरीके से कॉल होता है। एसिंग किया आपने, आपने फंक्शन रखा, उसके बाद आपने यहाँ पे अवेट लगाया, अवेट से आपको डेटा आया, तो जो भी डेटा आपने रिटर्न है वो करवा दिया। ये आपका और एडवांस वर्जन है इसको कॉल करने का। और इसी तरीके से आपके पास ये चीज़ें काम कर रही होती हैं। ये देखें, ये प्रॉमिस इसी तरीके से बना हुआ है, इन्होंने भी बनाया है, न्यू प्रॉमिस बनाया है, रिजेक्ट करवाया है, और इसको इन्होंने कॉल भी करवा लिया हुआ नीचे। ये देखें। खैर, शायद मैं कोई प्रॉब्लम मिस्टेक कर रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग। वैसे तो कोड इस चलना तो तरीके, चाहिए। यहाँ पे कोड कोड पे चला, वापस जाए। बाद ये कोड में चला कॉल के रिजेक्ट देखते हटा हैं। दें, आप कॉल गलत सर करा रहे हैं, कॉल कॉल नहीं हटा कर दें। रहे हो, कॉल नहीं करना है इसको। कॉल नहीं करना। प्रॉमिस को, हाँ जी बस लेकिन मैं सही है। प्रॉमिस को अब कॉल चल नहीं जाएगा। करूंगा तो कोड उस रिजॉल्व कैसे वाले कोड होगा? में भी, चलाए इस ना, कोड चल में भी जाएगा, ऐसे ऐसे ही ऐसे हुआ ही था। चलेगा। वो असल में वेट करेगा तो ना उसके रिजॉल्व होने का। देखते हैं क्या होता है। चल जाएगा, चल जाएगा, ये कॉल हम गलत कर रहे थे। अब वैल्यू में आपके पास फिर वो आएगा प्रॉमिस नहीं। देखते क्या आता, चला के देखते हैं देखना क्या आता है। पड़ेगा। चलना चाहिए। टीएससी, अच्छा कॉल कर लेता हूँ मैं अनदर प्रॉमिस को ना। ठीक है, टीएससी कर दिया मैंने। हाँ, नोट कर लेते हैं अब इसको। प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, क्यों वो क्योंकि हमने फॉल्स हुआ प्रॉमिस होगा रिजेक्ट करवाया है। अंदर, अब इसको हम ट्रू अंदर से करवा देते हैं। फॉल्स। फाइनली हम इसको चेक कर लेते हैं, चला गया। टीएससी नोट इंडेक्स डॉट जेएस, इट इज रिजॉल्व। चल गया। हम कॉल गलत कर रहे थे, वो कॉलेबल नहीं था। नहीं, कॉलेबल क्यों नहीं था, ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे। हो सकता है मैं ये कोई हो गलती कर सकता रहा हूँ। है कि आपने माय प्रॉमिस के बाद क्या लिखा है, प्रॉमिस होगा जो कि जिसके अंदर जो वो आ रही है ना, इसकी स्ट्रिंग जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ से कोई स्ट्रिंग पास करनी पड़े, इधर नहीं, लाइन नंबर 51 के अंदर पैरेंथेसिस के बाद उसमें कोई स्ट्रिंग पास करनी पड़े, वो इसकी डिपेंडेंसी दिखा रहा हो। हाँ भाई, मुझे लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, तो जब भी मेरे आई थिंक जब यहाँ कंस्ट्रक्टर पे कॉल इसमें होता है ना एम्प्टी तो हम स्ट्रिंग पास विदाउट करें। ब्रैकेट लिखते हैं। फिर हम अगर हम किसी माइट भी कंस्ट्रक्टर को पॉसिबल। किसी वेरिएबल में सेव कराते हैं तो उसको विदाउट हम ब्रैकेट्स लिखते हैं, क्योंकि हम फंक्शन थोड़ी कॉल कर रहे हैं, क्लास अच्छा कॉल हो ओके, रही है।
हाँ, ये क्रिएट ऐसे। और प्रॉमिस का जब इंस्टेंस बनाते हैं ना तो उसको कॉल नहीं करना पड़ता हम। सही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है ना, स्टैटिक फंक्शन नहीं है क्लास ना है ऑब्जेक्ट ना है ये, ये। बेसिकली। बेसिकली तो ये कंस्ट्रक्टर ये है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्लास है। है ये। ये इसका ऑब्जेक्ट है, फंक्शन ये नहीं इसका है। ऑब्जेक्ट है। अगर खाली क्लास भी बनाएंगे ना तब भी आपको विदाउट ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा उसका इंस्टेंस। अच्छा। हम्म। लेकिन यूजली तो हम, चलें ठीक है, मैं इसको अब वो दफ़ा अगर डिटेल में फंक्शन होता स्टडी। तब करते हैं हम। सही 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 सही। समथिंग लाइक आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये फंक्शन में रैप होता तब कॉल करते हैं हम इसको, ऐसे? नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, वैसे अभी भी तो ऑब्जेक्ट ही आ रहा है ना। हाँ, अभी तो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी देखा है प्रॉमिस को इस तरीके से भी बना रहे होते हैं, इस तरीके से भी ना, एक फंक्शन के अंदर रैप करके हाँ, वो और तो उसके अंदर आप अगर रिटर्न आप खाली करवा पूरी। देते सिंपल हैं। क्लास बनाए ना तो फिर उस क्लास को हम्म। बनाकर देखिएगा। फिर उसके बाद हम जब कोई क्लास बनाते हैं तो हम डॉट करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर सेव करा के। हाँ, वो कब करते हैं? क्योंकि जब उसकी वैल्यू स्टैटिक होती है, डायरेक्ट जी क्लास को जी एक्सेस करते हैं हम। जी बिल्कुल। खैर, कम टू द अच्छा, पॉइंट। हाँ, बोले बोले। इसके अंदर माई आपने ये प्रॉमिस रिडक्स डॉट वाला करें काम हम। कर दिया ये। क्या कह रहे हैं? रिडक्स वाला काम कर दिया, जो आपने एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन रिटर्न करा दिया। बेसिकली हम भी यही करते हैं जब कोई एक्शन के अंदर से एक एपीआई कॉल करते हैं और उसका जो प्रॉमिस रिटर्न होता है उसका आउटपुट हमें बाहर निकालना होता है, ये जो भी आपने किया है। हाँ हाँ, तो साहब भाई, एग्जैक्टली आपका वाला ये। सिनेरियो एक तरीके से परफॉर्म हो सकता है। आप अपने प्रॉमिस वाले फंक्शन पे जाए जी ऊपर। जी। हाँ, अब आपने जो न्यू प्रॉमिस बनाया ना, इसके ऊपर एक फंक्शन बना दे। इसको एक ये फंक्शन में, इस पूरे को एक फंक्शन में रैप कर दो ऊपर, एक लाइन ऊपर, लाइन नंबर 37 पे। 9 नंबर 37 पे, मतलब ठीक। इसी तरीके से पहले ना, हमारा ऐसे? फंक्शन नहीं है नहीं, ना। यहाँ नहीं, लाइन नंबर 37 एक ऊपर है। ये मिटाए मिटाए। अच्छा। आप 38 सही है। पे है ना। इस पूरे सीन को एक फंक्शन में रैप कर दो। इसको जो आपने प्रॉमिस बनाया ना, न्यू प्रॉमिस, इसको आप रिटर्न अच्छा, में रख दें, वेरिएबल हटा दें। हम कह रहे हैं वेरिएबल इस रिटर्न तरीके कर से, दें प्रॉमिस। हम्म। ऐसे? हाँ, ये वेरिएबल हटा दें पूरा, न्यू से लेके उठा तक। हाँ, ऐसे कर दें, या तो रिटर्न प्रॉमिस कर दें। रिटर्न माय प्रॉमिस। रिटर्न माई प्रॉमिस कर दो। अब आप जाएं, अब आप जाके कॉल करें माई प्रॉमिस, जो आपने फंक्शन बनाया ना, कॉल माई प्रॉमिस। हाँ, अब आप अब कॉल चलना करिए चाहिए। नीचे। नहीं, नहीं, वो प्रॉब्लम दे ये रहा है अभी भी। तो रिकर्सिव जैसा नहीं हो गया कुछ? सर रिटर्न नहीं, माय प्रॉमिस होगा। हाँ रुको रुको मैं रुको, वही ये बोलूँ। रहा। फंक्शन अब अपने सही है, अब आप को ही चलेगा। रिटर्न कर दिया। नाम अब नाम चलेगा, मैं वैसे। इसको रिकॉर्ड। हाँ, चल गया एग्जैक्टली। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा था उस वहाँ पे। वो तो फंक्शन थैंक यू साइज अगेन। मिस हो गया वो प्रॉमिस बनाने के हाँ, चक्कर में ना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको ना प्रॉमिस बनाने की कोशिश कर रहा था। खैर, तो ये इस तरीके से आप क्या करते हैं कि एक फंक्शन के अंदर और रिजॉल्व करवा दें इसको, तो आप इसको कॉल कर सकते हैं सिंपली। और ये आपका ये एडवांस वर्जन है। इसके बाद अगर कोई नया एक नीचे एक और प्रॉमिस होता, तो आप उसके अंदर अनदर वैल्यू होती, आप यहाँ पे कोई एक और प्रॉमिस कॉल कर सकते थे यहाँ पे, अनदर प्रॉमिस। और ये होना सारे भी चाहिए। प्रोमिसेस यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर हम्म, उसके बाद आखिर में चल जाता, वरना आपके पास कैच चल जाता आखिर में। आपने देख लिया होगा, अगर मैं इसको दोबारा बंद करूँ और मैं इसको रिजेक्ट करवा दूँ यहाँ से, फॉल्स, TSC नोड इंडेक्स डॉट JS, तो देखें डायरेक्ट रिजेक्ट में चले गया। तो ये कॉल करने का और भी ज़्यादा क्लीन तरीका है। इसको, इस कॉल करने का और भी ज़्यादा क्लीन तरीका है कि ट्राई के ब्लॉक के अंदर वो सारे कोड को लेकर आएगा। अगर यहाँ पे कहीं भी एक्सेप्शन आ जाती है, वी कॉल इट एक्सेप्शन, जब हमने यहाँ पे रिजेक्ट करा है तो यहाँ से एरर थ्रो कर रहा होगा ये। तो यहाँ पे जब भी कोई एक्सेप्शन आ जाती है, इस एक्सेप्शन के अंदर, एक्सेप्शन का हमारे पास ये होगा कि डायरेक्ट कैच में चले जाएगा। तो एक तरीका ये भी होता है हमारे पास इसको रिजॉल्व करवाने का। और प्रॉमिस की हमेशा 3 ही स्टेट होती हैं, आप लोग याद रखिएगा। जब भी हम किसी प्रॉमिस को बनाते हैं, कॉल करते हैं, सबसे पहले होती है पेंडिंग। दूसरी पेंडिंग, स्टेट होती है हमारे पास वाल, फुलफिल्ड या फुलफिल, सक्सेस, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। तीसरी कौन रिजेक्ट। बताया? बता नहीं हाँ, था। तीसरे बता दी यार। तो ये 3 हमारे पास होती हैं। हम्म, और ये प्रॉमिस भी जब आप चला रहे हैं, लाजमी सी बात है, ये फंक्शन भी यही काम कर रहा होगा बिहाइंड द सीन जाके, ये रजिस्टर हो रहा होगा। इसके नीचे अगर कहीं कंसोल लॉग लगा होता है यहाँ पे, तो ये पहले चल जाता। तो ये पूरा टॉपिक था एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का, जिस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आजकल जो नए फंक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर आप इस तरीके से भी चला सकते हैं कि टॉप लेवल अवेट भी अब जो है ना वो आना शुरू हो गया, कि आप डायरेक्ट अवेट लगा के चला लें, आपको एसिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स बिहाइंड द सीन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन? बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह सेशन रहा।
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। हाँ, कोई भी क्वेश्चन है पूछ लें, ऐसे भी पूछ लें हम कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, सामने छोड़ा है। आप लोग ये सर बताएं, जब प्रॉब्लम प्रॉमिस अगर सेट वेटिंग टाइम पे आउट होता है कॉल तो कर उसकी क्या स्टेट होती है? जब वेटिंग पे होता है, मतलब कॉल कर रहा है, अभी गया हुआ है, पेंडिंग तो होगी ना। पेंडिंग। पक्का पेंडिंग पक्की होती बात है। है। जी। हाँ हाँ, जब तक आप रिजॉल्व के तक पहुंचता नहीं है तब तक वो पेंडिंग रहता है, रिजेक्ट तक नहीं पहुंचता तब तक वो पेंडिंग में रहता है। जैसे उसकी रिजॉल्व एग्जीक्यूशन तक रिजॉल्व पे पहुंचता है फुलफिल्ड तभी हो चलता जाती है। है और रिजेक्ट पे रिजेक्ट ही है। अच्छा, सही सही, कॉन्फिडेंस ही है वाले। अभी देखते हैं टाइपी कोड की एपीआई तो आप सब लोगों ने इस्तेमाल की होंगी। हाँ जी। एक काम करते हैं, इस एपीआई को डायरेक्ट कॉल करते हैं यहाँ पे। कहाँ गई? आपको मेरा कंसोल लॉग दिख रहा है सबको? जी। और अच्छा, ये यहाँ सही है, सही कह रहा है कि यहाँ पे नहीं करो मेरे कंसोल में, अब वहाँ जाके करो जो करना है। डोंट पेस्ट कोड डेव टूल्स। अच्छा, पेस्ट करने ही नहीं दे रहा। शिफ्ट इंसर्ट नहीं होता है, होता है। एक अच्छा, एक सेकेंड। कौन सा ब्राउजर है आपका? हमें तो करने देता है। क्रोम पे हूँ मैं भी करने देता, बिल्कुल है, सही है। मैं दोबारा दर जाता हूँ कंट्रोल टैब से, टाइपी कोड का मैं कोड कॉपी करता हूँ पहले, और अच्छा, मैं वही अदर्स बोलूँ ये करता हूँ। जेसन प्लेस होल्डर नाम, हम लोग जेसन पे, आप टाइपिंग कोड क्यों बोल रहे हैं इसको? हाँ, ये अभी फिलहाल मुझे मेरे ख्याल से नया है, मेरे पास अपडेटेड वर्जन है, मुझे अलाउ नहीं कर रहा, एच को वरना मैं एच इसको खोल ले। आप इसमें लिखें अलाउ स्पेस पेस्टिंग, तो फिर करने देगा पेस्ट अलाउ। हाँ, लिखा हुआ अच्छा, भी है ऐसे ही, प्लीज टाइप अलाउ पेस्टिंग। चलो भाई, वेरी गुड। अब इस कोड को ये अगर हम पुश करें तो आप मुझे बताएं कि इसकी जो स्टेट है वो क्या रहेगी। पेंडिंग। फुलफिल तो हो जाएगा ये? नहीं, जैसे एग्जीक्यूट होगा पेंडिंग दिखाएगा बस। इनिशियली पेंडिंग पे होगा ना। तो वो आगे किया ही नहीं ना। अच्छा, उसने तो CSRF दे दिया। और साइट स्क्रिप्टिंग। देख रहे हैं रिजेक्टेड आ गई नीचे। वो क्यों हो रहा है? कि अब ब्राउजर ने इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो अलाउ ही नहीं कर रहे। पहले अलाउ करते भी थे, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग उसने मना मना कर दिया। ठीक है। हाँ, पहले नई वेबसाइट और पर ऐसा अटैक हो जाते हैं ना यहाँ से। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो देखें उसने रिजेक्ट, खुद ही रिजेक्ट करवा दिया उसने, प्रॉमिस स्टेट भी उसकी बता दी कि अब वो मतलब रिजेक्टेड है। खराब डेवलपर का कोड भी हैक होने के चांसेस कम हो गए, पहले ज्यादा होते थे। हाँ, पहले इश्यू नहीं थे, अब ब्राउजर बहुत स्मार्ट हो गए हैं इसमें ना, तो यूजली क्या होता है कि ये इसकी जो स्टेट होगी ना, ये पेंडिंग ही रहेगी अगर आप कोड में अपने कॉल करेंगे, जब तक आप इसके साथ देन नहीं लगाएंगे। जब आप देन हम्म। लगाएंगे तो ये फुलफिल्ड या कैच लगाएंगे तो रिजेक्टेड पे जाएगा, वरना ये पेंडिंग पे ही रहेगा। अमी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप इन लोगों से? नहीं, जबरदस्त। वैसे तो सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा और काफी मजा आया इस सेशन में। एसिंक्रोनस माइक्रो मैक्रो का झगड़ा। अच्छा, ये बताएं कि आपका एक प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस के अंदर आपका गया माइक्रो में। अब जो माइक्रो टास्क है उसके अंदर, जो टास्क है उसके अंदर एक और टास्क है जो माइक्रो टास्क में जा रहा है। सही है, और पैरेलली आपके पास कुछ वेब एपीआईज भी लगी हुई हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या बनेगी चलने की? आप मुझसे पहले पूछ रहे हैं माइक्रो स्टूडेंट? चलेगा। मेरे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स। ओके, आपको तो पता होगा आंसर। जी जी, बताएं आप लॉजिक ये लोग। है कि सवाल पहले बताइएगा माइक्रो दोबारा। चलेगा। हम्म। पहले पहली हम प्रायोरिटी तो माइक्रो को देता है ना। नहीं, माइक्रो तो चलेगा, मैं कह रहा हूँ आपका एक टास्क माइक्रो टास्क में चले गया, सही है। आपके पास माइक्रो टास्क, जो माइक्रो टास्क में गया है ना, उसके अंदर एक और टास्क था, उसको भी माइक्रो में जाना था। वो तब जाएगा जब उसकी एग्जीक्यूशन पर का टाइम आएगा, फिर वो वापसी उसको माइक में भेजेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ उठा के पूरा रख देते हैं ना, चलाता थोड़ी ना है। जब उसको चलाया नहीं, उसको पता भी नहीं उसके अंदर क्या है। नहीं नहीं, आपको तो आंसर मालूम ना, सिर्फ आप होल्ड करें, बाकी से पूछते हैं। अच्छा, फिर सही है। आपने पैरेलली का कहा ना, कि पैरेलली एक और रिक्वेस्ट भी गई हुई है। हाँ, मैंने कहा मेरे पास से दो रिक्वेस्ट गई हैं। एक रिक्वेस्ट गई है तो ऐसी बात है, प्रॉमिस से गई है माइक्रो टास्क में, एक गई है वेब एपीआई से माइक्रो टास्क में, सही है। अब सही है। पहले जो गई है वो माइक्रो में गई है, दूसरी जो गई है मैक्रो में गई है। ऐसा हुआ है। लेकिन साथ में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जो माइक्रो में इन्फॉर्मेशन गई है ना, उसके अंदर एक और टास्क एग्जीक्यूट होगा, वो भी माइक्रो में जाना है।
तो पहले मैक्रो चलेगा और फिर मैक्रो में जो रिक्वेस्ट गई है वो चलेगी, उसके बाद वो जो एंड वाली है माइक्रो की वो फिर चलेगी। मतलब आप कह रहे हैं पहले माइक्रो चलेगा, फिर मैक्रो चलेगा, फिर अगेन माइक्रो चलेगा। जी। बाकी लोग भी इस पर थोड़ा सोचें, आंसर क्या हो सोचें सकता इसमें। है। और ये एक लास्ट छोटा सा एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को पता भी ये होगा। वाली एग्जीक्यूशन सारी जो पैरेलल हो रही होंगी ना, ये तो सारी एग्जीक्यूशंस पैरेलली हो रही होंगी, माइक्रो टास्क की और मैक्रो तो टास्क की। 5 है ना। बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जैसे ही वो माइक्रो के अंदर रख देगा, सारी एग्जीक्यूशन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही चलाता रहेगा। जैसे ही वो हो जाएगी तो फिर उसको यहाँ पर हमारे पास दिखा देगा। सॉर्टिंग बताया ना, सॉर्टिंग क्या बनेगी, पहले क्या चलेगा। पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रन होगा, ठीक है। सही है, उसके फिर बाद। जो भी माइक्रो टास्क हैं वो सारे माइक्रो टास्क में चले जाएंगे और वो पीछे सही है। एग्जीक्यूट होते रहेंगे। अगर सही है। उसके अंदर फर्क कोई माइक्रो या मैक्रो टास्क हैं तो वो भी उसके अंदर जाते रहेंगे, और जैसे ही रिजॉल्व होते रहेंगे वो उनको ला आगे दिखाता रहेगा। अच्छा, पहले तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन की मुझे ये सॉर्टिंग में आ समझ गया में ये। आया। उसके बाद माइक्रो जी। टास्क आया, दो। जी। उसके बाद तीसरा कौन सा आएगा, मैक्रो आएगा या माइक्रो का जो नेस्टेड वाला माइक्रो था वो आएगा। नेस्टेड से मुराद है जो रिकरिंग उसके अंदर वाला। हाँ, अब चूंकि हम लोग माइक्रो टास्क परफॉर्म हो रहा है बैकएंड पे, जब तक वो हम्म। पूरा फुलफिल नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं लेके आएगा उसको ग्लोबल पे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन को तो हटा देते हैं। पहले आपका ठीक है। माइक्रो चला, फिर दोबारा माइक्रो चला जी। क्योंकि उसके अंदर नेस्टेड था, सही है। फिर मैक्रो पे जी। गया हो, यही कह रहे हैं ना आप। जी। सही, तीन तीन आंसर आ गया हमारे पास। एक आपका वाला था, एक इससे पहले आया था, उसमें उन्होंने कहा था अहमद रजा साहब ने कि पहले माइक्रो चलेगा, फिर वो मैक्रो पे जाएगा, फिर वो देखेगा कोई माइक्रो के अंदर एक और नेस्टेड टास्क था वो कंप्लीट हो रहा है, फिर वो दोबारा माइक्रो पे जाएगा। सही, दो आंसर ये हो गए, तीसरा भी एक और था आंसर। और कोई है इसके अलावा कोई आंसर बनता है बाकी लोगों में। हिम्मत करें जवानों की तरह, कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं। तो ना सोचें, जब तक हम अगली बार कभी मिलेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। जी साहब, भैया आप सही बताएं। है। सबसे लास्ट क्वेश्चन वो ये कि ये वाला, कि जो मैंने जिनको पता है वो प्लीज थोड़ा सा खामोश रहिएगा। मैंने एक फॉर लूप चलाया और मैंने सेट टाइम आउट लाया कंसोल लॉग, तो मुझे बताएं कि इसमें हर कंसोल लॉग में क्या प्रिंट होगा। कोई बताना चाहेगा इस मतलब अनदर फैकल्टी मेंबर्स में से। आई की वैल्यू 5 प्रिंट होगी हमारे तरफ। फाइव कितनी बार फाइव फाइव टाइम्स प्रिंट, क्यों फाइव फाइव टाइम्स प्रिंट होगा? मैं बताऊंगा नहीं। वो वाला मैं मर जाऊंगा पर बताऊंगा नहीं, इलाज उसका बता नहीं ये भी सकते। अच्छा। चले चला के है, देखते लेकिन हैं। 75 के ऊपर है इसका आंसर, लाइन नंबर। लाइन नंबर 75 पे इसका आंसर है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। इंडेक्स डॉट जेएस तो मैंने किया तो फंक्शन में देखें, कॉल हो। 6666 प्रिंट हुआ। अब ये भी एक ये भी एक ट्रिक है कि 6 क्यों प्रिंट हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कैसा क्यों हो रहा है। ठीक है। अब होता ये है कि मैं आपको समझाता हूँ। होता ये है कि जब वार I0 चला, वो गया। फिर उसके बाद I1 पे आया, ठीक है, यहाँ पे 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 5 तक तो चले गया। लेकिन जैसे ही उसने वैल्यू को 6 किया यहाँ पे, ठीक है, तो उसने यहाँ पे आके लूप को ब्रेक कर दिया। सही है। अभी जो फॉर लूप था ना, ये आपका कहाँ चल रहा था? ये फॉर लूप आपका चल रहा था मेन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यू वार की वो 6 करके चला गया, लेकिन 5 तक उसने उसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही उसने देखा वैल्यू 6 है, तो तभी तो उसने लूप को ब्रेक किया। 5 पे तो ब्रेक नहीं कर सकता ना लूप को, क्योंकि कंडीशन समथिंग इस तरीके से होती है, अगर वैल्यू 6 से ज्यादा है तो ब्रेक करना, तो यहाँ पर 6 होना जरूरी है ना। 5 से ज्यादा है तो ब्रेक करना, तो यहाँ पे 6 होना जरूरी है। हम्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो इस वजह Yes। से यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे 6 हो गया। अब सेट टाइम आउट फिर वही कॉल बैक क्यू के पास फंसा हुआ था, और वार जो है हमारे पास ग्लोबल स्कोप में था, क्योंकि हमारे पास जनरल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसमें था। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में तो उसकी वैल्यू 6 थी। जब उसने सेट टाइम आउट ने उसको एक्सेस किया तो आई को क्या मिला उसको, आखिर में 6 मिला। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने हमारे पास ये लेट लगा दें यहाँ पे बस। अब ये ब्लॉक ब्लॉक उसको। स्कोप हो जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, और थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस इवेंट, और काफ़ी अच्छा, इन्जॉय किया मैंने।
भाई जी ये बोला फॉर नहीं। वाला ना होमवर्क में दे देना स्टूडेंट थैंक यू को। सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन था। अमीन भाई वो जो आज उसके ऊपर से पर्दा तो उठा दे, चलेगा कैसे माइक्रो माइक्रो वाला? नहीं, वो यही चलेगा जो आपने अहमद रजा साहब ने आंसर दिया था, वही आंसर सही था। क्योंकि उसकी रीजन ये, जो उसके अंदर वाला टास्क है वो तो दोबारा से एग्जीक्यूट होगा ना, तो तब यस, तक मैक्रो वाला चलेगा। क्योंकि एसिंक्रोनस में वो रोकेगा थोड़ी किसी के नहीं। एग्जैक्टली। ऐसे ही है। और ये आखिरी एक और क्वेश्चन, अगर मैं इसमें टाइम आउट लगा दूं तो आप 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, या 6 6 6 6 6 प्रिंट होगा, या 5 5 5 5 5 प्रिंट होगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इससे अब सब नहीं जैसे हो रहा सब तरीके से होगा, क्योंकि सबका एक ही टाइम आउट जाएगा। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा? 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। चलें जी, अब अभी देखते हैं यही है। चला के तो। 0 1 2 3 4 5। अब वो ब्लॉक स्कोप था, तो लाजमी सी बात है जब वो रजिस्टर हो रहा था तो उसके साथ उसने ब्लॉक स्कोप बाइंड कर दिया, स्कोप चेनिंग कर दी उसने इस बार। अच्छा, समझे? अब पहले आपको आपने समझ। वेरिएबल नहीं लगाया था इससे पहले? पहले वार लगाया था। वार लगा हुआ था, सही है। तो वार के यही प्रॉब्लम है ना। वार तो वो क्या कहते हैं, इफ के अंदर भी और उसके अंदर भी क्या कहते हैं, ये जो फॉर लूप होता है इसके अंदर स्कोप नहीं बनाता, हम्म। फंक्शन के अंदर बनाता है खाली। सारी तो ग्लोबल ग्लोबल पे जा रहा था। एग्जीक्यूशन एक होनी है। हाँ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन में चले गया था ना यहाँ। और सेट टाइम आउट जो था आपका वो उसमें चले गया था, मैक्रो टास्क में। तो ये तो ठीक उसने है ग्लोबल स्टूडेंट्स। से लास्ट वैल्यू उठा ली, जो मैं उसको इस, मैं अपडेट इस मिली। और हाँ, जब मैं आपने स्टूडेंट्स लेट बोल रहा लगाया हूँ। तो उसने उसकी ब्लॉक की वैल्यू उठाई, जो उसको हर बार चेंज मिली थी। गाइस रियली सॉरी, मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ। मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है बार बार बोलना। आप नहीं नहीं, सब सब लोग फैकल्टी स्टूडेंट है, हैं बिल्कुल, सब नहीं सब साथ एक सर, में हम लेवल यहाँ पे पे भाई। स्टूडेंट हैं आपके पुराने। नहीं, क्या आप ये सब लोग काफी। एक ही लेवल पे, नो डाउट पढ़ा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। फर्स्ट क्वार्टर में आपसे ही पढ़ा है सर, बहुत अच्छा। अच्छा, थैंक अरे यू मैं भाई। तो पीआईएसी बनने से पहले का हूँ। कितने पहले गए उस्मान भाई? जब ये सर यूसुफ कुतुबुद्दीन और मोहसिन भाई आते थे, हाँ हाँ हाँ। तब का। क्या बात है यार। यूआईटी क्लास में ना। जबरदस्त, माशाल्लाह से बहुत ही। उसामा भाई अगेन थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। मैं सबको बताया था उसामा भाई बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि उनका ऑफिस है, और ड्यूरिंग ऑफिस आवर उन्होंने ये ज्वाइन करके हमारा सेशन लिया है, बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच अगेन। फिर हम इंशाल्लाह मिलते हाँ, हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रहा हूँ, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, 10 बजे हमारा एक और सेशन है, सर हमजा सैयद आधे घंटे का करवाएंगे, जस्ट लास्ट होगा। और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपना सिलेबस